Yes, please. Anybody is having question? कोणाला कोणाला काही विचारायचं आहे का? किसी को कुछ पूछना है आप पूछ सकते हो. ठीक है. So what we are doing now, we are going to start the second university जिसके बारे में हम बात करेंगे. That is in Caribbean, Saint Martinus University, Faculty of Medicine. मैं कहना चाहूँगा कि आपके अकोला से भी काफ़ी बच्चे ये सेंट मार्टिनस यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं. मुंबई से भी काफ़ी बच्चे पढ़ रहे हैं. उसके बाद नॉर्थ से है, गुजरात से है, साउथ से केरला से है, हैदराबाद से है. सो डिफरेंट सिटीज़ जो इंडिया की है वहाँ से यहाँ पे बच्चे पढ़ रहे हैं. एंड ऑल द स्टूडेंट्स आर हैप्पी. इस बारे में हम कुछ देखेंगे कि दिस इज सेंट मार्टिनस यूनिवर्सिटी फैकल्टी ऑफ मेडिसिन. दिस इज द बिल्डिंग. ये बिल्डिंग है 20 एकर्स में है इन ये एरिया. ये बिल्डिंग के अंदर इनके कॉलेज के लेक्चर्स भी होते हैं. दैट मीन्स क्लासरूम्स है. उसके बाद यहाँ पे उनके लेबोरेटरीज भी है. सो स्टूडेंट कैन कंप्लीट द डिसेक्शन एंड ऑल द प्रैक्टिकल वर्क. उसके बाद यहाँ पे उनका कैफेटेरिया भी है जहाँ के बच्चों को लंच और डिनर की फैसिलिटी, इंडियन लंच एंड डिनर इज अवेलेबल, वो भी मिल जाता है. यहाँ पे बच्चों का हॉस्टल भी है. सो रहने की भी फैसिलिटी इधर ही है. सो बच्चों को बाहर जाने की जरूरत नहीं है. एंड वेयर कुरासाओ इज, ये कहाँ पे है? तो इसके लिए हमने ये मैप दिखाया है. आपको दिख रहा है वेनेजुला है इधर, और यहाँ पे अगर देखो आप तो यहाँ पे मायामी दिख रहा है, फ्लोरिडा और मायामी, जो कि अमेरिका है. सो अमेरिका से करीबन 1.5 से 2 घंटे की फ्लाइट होती है कुरासाओ के लिए. दूसरा जो रास्ता है कुरासाओ जाने के लिए वो है, हम मुंबई से या दिल्ली से या बेंगलोर से फ्लाइट ले सकते हैं एम्स्टर्डम के लिए, और एम्स्टर्डम से फ्लाइट जाती है कुरासाओ हातो एयरपोर्ट पे. सो टोटल 18 घंटे का जर्नी है. यहाँ से 9 घंटे हमें लगते हैं एम्स्टर्डम जाने के लिए, और एम्स्टर्डम से 9 घंटे हमें लगते हैं कुरासाओ पहुंचने के लिए. ये कुरासाओ जो है, दिस इज अ डच आइलैंड. नीदरलैंड्स के अंडर आता है, एंटीलीज के अंदर. नेदरलैंड किंगडम में था ये. अभी नाउ इट इज इन एंटीलीज. एंड जो आप देख रहे हो डिफरेंट कलर, ब्यूटीफुल कलर, सो ये सब डच जो जैसे डच सिटी रहते हैं उस तरह से ही ये भी सिटी है. दिस इज द टाउनशिप. जो अगर हम ऊपर से देखें तो ये आइलैंड कैसा है, तो इस तरह से ये आइलैंड दिखता है. यहाँ पे हम जो बोलते हैं कि स्ट्रेस ज़्यादा नहीं है बच्चों को, दे कैन गेट इजी एडमिशन. स्कॉलरशिप के बारे में अभी बात हुई है, तो स्कॉलरशिप्स यहाँ पे भी अवेलेबल है. ट्यूशन फी जो है, यस इट इज़ अफोर्डेबल, मतलब बहुत कम ट्यूशन फी है एज कम्पेयर टू द अमेरिकन करिकुलम और करीबियन यूनिवर्सिटीज़ और अमेरिकन यूनिवर्सिटीज़. इसमें जैसे एमकैट जो है वो रिक्वायर्ड नहीं है. अगर आप अमेरिका में जाते हो तो 4 साल के बाद आपको एमकैट देना होता है. जैसे अभी सर ने बताया कि आपको एनकैट देना पड़ता है फिलीपीन में, एक बीएस होने के बाद आपको 18 महीने के बाद. तो यहाँ पे वो क्राइटेरिया नहीं है. डायरेक्टली और गेटिंग एडमिशन फॉर द मेडिसिन, डॉक्टर ऑफ मेडिसिन प्रोग्राम. यहाँ पे कोई एमकैट की या एनकैट की या यूकैट की ज़रूरत नहीं है. इसके लिए इसका टाइम जो है वो शॉर्ट पीरियड में आप ये डिग्री कंप्लीट कर सकते हैं हमारे स्टूडेंट. और ये डिग्री इसके लिए बेनिफिशियल है कि फिजिशियंस जो है उसका बहुत शॉर्टेज है यूएस में. यूएस में डॉक्टर्स की कमी है. अभी आपने कल परसों भी स्टेटमेंट देखा रहेगा यूएस का. तो उन्होंने कहा है कि विल कैंसल और H1B वीज़ा, लेकिन हेल्थ प्रोफेशनल्स और डॉक्टर्स जो है उनके वीज़ा हम रखेंगे. उनको उनकी हमें ज़रूरत है. सो देयर इज़ अ शॉर्टेज ऑफ द फिजिशियन. That's the reason you can choose this pathway and you are having better opportunity
to go and work in USA as a doctor. इंक्रीज इन रेसिडेंसी स्पॉट्स, जैसे कि हमें पता है कि हम पीजी करना चाहते हैं इंडिया में, तो इंडिया में पीजी करने के लिए अराउंड 13,000 सीट्स यहाँ पे होती है और करीबन 1,30,000 बच्चे ये पीजी नीट का एग्ज़ाम देते हैं। यहाँ पे पॉपुलेशन भी ज़्यादा है और बच्चे भी ज़्यादा है। वहाँ पे इस तरह से होता है कि रेसिडेंसी के स्पॉट्स जो है ये लास्ट ईयर तक अबाउट 13,000 थे, तो अमेरिका में इंटरनेशनल स्टूडेंट के लिए 13,000 है। टोटल जो स्पॉट्स है अबाउट 31,000 है। सो 18,000 जो है वो अमेरिकन बच्चों के लिए जाते हैं और बाकी जो बचते हैं 13,000 वो सीट्स मास्टर्स के लिए हमारे मतलब इंटरनेशनल स्टूडेंट को मिल जाती है। इसके लिए देयर आर बेटर चांसेस ऑफ गेटिंग एडमिशन फॉर मास्टर्स। यूनिवर्सिटी के बारे में अगर बताया तो ये है अप्रूव्ड एंड एक्सेप्टेड बाय मोस्ट ऑफ द कंट्रीज इन द वर्ल्ड। जैसे कि हमारे यहाँ से जो बच्चे पास हुए हैं वो बहुत सारे कंट्रीज में, जैसे इंडिया है या तो फिर यूके है, हॉलैंड है या अमेरिका में है या कनाडा है, इन कंट्रीज में एज ए डॉक्टर दे आर वर्किंग। ड्यूरेशन जो है प्रोग्राम का 4.5 ईयर है, 4.5 साल की डिग्री है एमडी, डॉक्टर ऑफ मेडिसिन, जिसके लिए हमें एमबीबीएस करने के लिए इंडिया में 5.5 साल लगते हैं। यहाँ पे 4.5 साल में बच्चे एमडी डिग्री कंप्लीट कर लेते हैं। हर साल में 2 सेमेस्टर में हमने डिवाइड किया है, 20 वीक्स का सेमेस्टर होता है। सो 2 सेमेस्टर में 1 साल बच्चे का पूरा हो जाता है। इसमें हमने यूएसएमएलई का प्रिपरेशन भी रखा है। यूएसएमएलई जो यूनाइटेड स्टेट मेडिकल लाइसेंसिंग एग्जामिनेशन जो होती है, जो पास करने के बाद यूएस गवर्नमेंट हमारे बच्चों को यूएस में डॉक्टर का रजिस्ट्रेशन देती है, तो एज अ रजिस्टर्ड डॉक्टर दे कैन प्रैक्टिस इन यूएसए। तो यूनाइटेड स्टेट मेडिकल लाइसेंसिंग जो है उसका एग्जामिनेशन, उसकी प्रिपरेशन हम सेकेंड सेमेस्टर से ही बच्चों के लिए तैयार करते हैं और यहाँ पे ये प्रिपरेशन की कोई दूसरी फीस नहीं है। along with their preparation, their studies, we prepare them for USMLE, तो इसका कोई खर्चा, एडिशनल खर्चा आपको नहीं करना है। इंडियन फूड एंड हॉस्टल फैसिलिटी इट इज अवेलेबल। हॉस्टल फैसिलिटी और इंडियन फूड जैसे कि मैंने पहले बताया आपको, इट इज अवेलेबल हियर। these are the facts कि started in 2001, कभी कितनी पुरानी यूनिवर्सिटी है। 100% ग्रेजुएट डॉक्टर्स आर प्रैक्टिसिंग इन ऑल दिस कंट्रीज। अभी मतलब इसमें ये नहीं है कि ये वैलिड है एजुकेशन या नहीं, वो सवाल ही नहीं रहा है, क्योंकि ऑलरेडी हमारे डॉक्टर्स हुए हैं और वो ये कंट्रीज में प्रैक्टिस कर रहे हैं। फर्स्ट टाइम यूएसएमएलई पास का सक्सेस रेट जो है वो 94% है। इतने बच्चे यूएसएमएलई पास करते हैं, क्वालिफाई करते हैं। यूएसएमएलई के बारे में हमेशा सवाल पूछा जाता है कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड एग्जाम है, बहुत ही डिफिकल्ट एग्जाम है, तो इसमें हम पास कैसे कर पाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। यूएसएमएलई हमारे यहाँ पे जो सक्सेस रेट है वो बहुत अच्छा है और वो सक्सेस रेट इसके लिए है कि हमने जैसे बोला है कि अर्ली स्टार्ट यूएसएमएलई प्रिपरेशन, जैसे कि सेकेंड सेमेस्टर से ही हम स्टार्ट कर देते हैं और MD4 के बाद हम बच्चों के लिए NBME एक क्राइटेरिया है जो कि एग्जिट टेस्ट है। NBME में अगर 70% बच्चे को मिलता है तो वो USMLE लिख सकता है और NBME में जो 70% लेता है वो USMLE पास करता है। इसके लिए हमारा सक्सेस रेट बहुत हाई है। हाईएस्ट अटेंड मतलब जो बच्चे ने USMLE क्रैक किया है, ये लास्ट ईयर का फिगर मैं बता रहा हूँ आपको, 264। हमारे पास जो बच्चे हैं उन्होंने अभी ये साल 273 स्कोर किया है USMLE में। ओनली कैरिबियन यूनिवर्सिटीज हैविंग ओन हॉस्पिटल इन USA, एक ही हमारा ये कैरिबियन यूनिवर्सिटी है जिसका खुद का हॉस्पिटल अमेरिका में है। जैसे कि आपको बहुत सारे लोग बताएंगे कि नहीं यस, ये कोर्स करने के बाद फिर हम अमेरिका में भेजेंगे, अमेरिका में उनको रेसिडेंसी मिलेगी या अमेरिका में क्लिनिकल रोटेशंस होगा, लेकिन यहाँ पे जो है ये हमारी यूनिवर्सिटी का खुद का हॉस्पिटल है
देयरफॉर देयर इज 100% गारंटी, जो भी बच्चा हमारे यूनिवर्सिटी में आएगा उसको यूएस जाने के 100% चांसेस है, क्योंकि हमारा ही हॉस्पिटल है और वहाँ पे क्लिनिकल रोटेशन बच्चे कर सकते हैं। हमारे पास जो फैसिलिटीज है, जो कैडेवर होते हैं, यस दोज आर अवेलेबल इन द यूनिवर्सिटी लेबोरेटरी, और 8 बच्चों को सिर्फ अनुमति होती है एक कैडेवर पे काम करने के लिए एज पर यूएस स्टैंडर्ड। देन दिस इज एफिलिएटेड विथ कैरेबियन हॉस्पिटल एज वेल, और ऑल द फैकल्टीज दोज आर टीचिंग दे आर एमडीज। सारे के सारे जो भी फैकल्टीज है वो क्वालिफाइड फैकल्टीज है हमारे यहाँ पे। ये सारी फैसिलिटीज है 20 एकर्स में। हमारा जो है यूनिवर्सिटी है, वाईफाई अवेलेबल है, कैंपस हाउसिंग है, 24 आवर्स सिक्योरिटी, इमरजेंसी सर्विस है, फूड चॉइस है, वेजिटेरियन है आप या नॉन वेजिटेरियन है, रिक्रिएशन सेंटर है, स्टूडेंट पोर्टल मटेरियल है, और ये सारी बातें आपको ऑनलाइन ही मिल जाएगी। This is how campus looks like from the inside. How is the university? ये जो फ्लैग आप देख रहे हो, ये सारे जितने फ्लैग है, ये सारे फ्लैग के बच्चे लेके आए हैं वो कंट्री से। तो इतने सारे कंट्री के स्टूडेंट ये यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं। दिस इज द हिस्टोलॉजी लेबोरेटरी। इंफ्रास्ट्रक्चर का देखा जाए, दिस इज द क्लासरूम, MD2 फिजियोलॉजी क्लासरूम। इस तरह से सारे क्लासरूम में प्रोजेक्टर होते हैं और विद द हेल्प ऑफ पीपीटी पढ़ाया जाता है बच्चों को, ताकि उनको ऑडियो विजुअल एक्सपीरियंस मिले। ये एनाटॉमी का क्लास है, ये ओथ सेरेमनी है। नाउ आई विल एक्सप्लेन यू द प्रोग्राम, कि ये प्रोग्राम किस तरह से होता है, कहाँ से स्टार्ट होता है। जैसे कि स्टार्ट होता है आपका एमडी से, तो एमडी में आपको क्या चाहिए, सो व्हाट यू रिक्वायर्ड। पहले तो एज पर एमसीआई, हमारे इंडिया में जो मेडिकल काउंसिल है उन्होंने एक क्राइटेरिया सेट किया है कि आपको 50% मार्क्स पीसीबी में मिलना चाहिए 12वीं में, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। वो एक क्राइटेरिया है। दूसरा क्राइटेरिया है नीट का। नीट का एक क्राइटेरिया होता है कि अगर आपको फॉरेन में मेडिकल स्कूल में जाना है तो आपको 134, 119 वॉट एवर इट इज कट ऑफ, उतने मार्क्स आपको मिलने चाहिए तो ही आप जा सकते हो। ये क्राइटेरिया होता है मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, क्योंकि अगर कल आप इंडिया में आना चाहते हो प्रैक्टिस करने के लिए तो आपको यहाँ पे प्रैक्टिस तभी मिलेगी जब ये क्राइटेरिया आप फुलफिल करोगे। हमारी यूनिवर्सिटी में एमडी स्टार्ट करने के लिए ये क्राइटेरिया तो एक है, लेकिन अगर बच्चा कहता है कि नहीं मुझे इंडिया में नहीं, मुझे अमेरिका में ही प्रैक्टिस करना, या मुझे लंदन में प्रैक्टिस करना, या मुझे हॉलैंड में या कनाडा में ही प्रैक्टिस करना है, तो विदाउट नीड भी हम बच्चे को एक्सेप्ट कर लेते हैं। उसका एक फॉर्म होता है जिसको हम डिस्क्लेमर कहते हैं। वो डिस्क्लेमर उनको साइन करना पड़ता है, जो कि हम एमसीआई को दिखा सकें कि दिस इज द इंडियन स्टूडेंट एंड ही इज विलिंग टू कम to study in our school but he is not willing to practice back in India। ठीक है, तो इसमें एमसीआई का, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया का कोई ऑब्जेक्शन नहीं होता है। तो दो क्राइटेरिया हमारे पास है, एक तो है विद नीट और दूसरा है विदाउट नीट। अभी ये जो प्रोग्राम है हमारा MD0 से स्टार्ट होता है MD4 तक, ये 2.5 इयर्स का पूरा 100 में प्रोग्राम होता है। सो हर प्रोग्राम मतलब हर सेमिस्टर जो होता है वो 6 मंथ का यहाँ पे हो गया। इसके लिए 2.5 महीने में आपको 5 सेमिस्टर हो जाते हैं, MD0, MD1, MD2, MD3, MD4 एंड MD5। ये 5 सेमिस्टर में आपको सारा कुछ पढ़ाया जाता है। इसमें आपको एनाटॉमी पढ़ाया जाएगा, फिजियोलॉजी पढ़ाया जाएगा, पैथोलॉजी पढ़ाया जाएगा, फार्माकोलॉजी पढ़ाया जाएगा, जेनेटिक्स पढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो ये सारी बातें ये 5.5 साल के अंदर, 2.5 साल के अंदर आप पढ़ोगे।
और ये सारे के ऊपर डिपेंड होती है आपकी यूएसएमएलई स्टेप 1। ये यूएसएमएलई स्टेप 1 आपको तभी देना है, और ये यूएसएमएलई स्टेप 1 का प्रिपरेशन आपका एमडी 1 से ही स्टार्ट होता है। तो पूरे 2 साल हम आपको एमडी यूएसएमएलई के लिए प्रिपेयर करते हैं। यहाँ पे जब आप 2.5 साल में आ जाते हो तो यू हैव टू गिव एनबीएमई, नेशनल बोर्ड ऑफ मेडिकल एग्जामिनेशन। वो आप क्रैक कर देते हो तो यूनिवर्सिटी आपको परमिशन देती है, यस यू कैन अपीयर फॉर द यूएसएमएलई। और यूएसएमएलई में आप अगर पास हो जाते हो, इसमें पासिंग को जो मार्क्स रहते हैं वो 194 है, लेकिन 194 से कोई बात नहीं बनती है। हमारा हॉस्पिटल है तो बात बन भी जाएगी, लेकिन आपको फिर स्पेशलाइजेशन के लिए थोड़ा प्रॉब्लम आता है। सो एडवाइजेबल मार्क्स आर 230, कम से कम 230 मार्क्स आपको चाहिए। हमारे बच्चे को आपने जैसे देखा कि 229 जो है, 229 ये एवरेज मार्क्स है हमारे, और जो हाईएस्ट है वो 273 है। यहाँ पे कम से कम आपको 230 के एवरेज आसपास आपको मार्क्स मिलने चाहिए। देन दैट इज गुड स्कोर वी कैन कंसीडर। लेकिन यहाँ पे आपको 294 भी मिले तो भी हमारे पॉन्टेक जनरल हॉस्पिटल जो कि मिशिगन में बसा हुआ है, ये पॉन्टेक जनरल हॉस्पिटल में आप जा सकते हो और वहाँ पे आप क्लिनिकल रोटेशंस कर सकते हो। ये क्लिनिकल रोटेशन जो होता है ये 72 वीक्स का क्लिनिकल रोटेशन होता है अमेरिका में। यहाँ पे आपको अलग अलग डिपार्टमेंट में 12-12 हफ्ते का ड्यूटी दिया जाता है, और ये कुछ 12 घंटे का रहेगा, कुछ 13 घंटे का रहेगा, कुछ 8 घंटे का ड्यूटी रहेगा। तो आपको हर डिपार्टमेंट में जाके आपको प्रैक्टिस करना है। जैसे कि सर्जरी हो गई, आपकी जनरल सर्जरी है, इंटरनल मेडिसिन है, जनरल मेडिसिन है, तो पैथोलॉजी है, तो ये सारे डिपार्टमेंट्स जितने भी हैं आपको जाके वहाँ पे काम करना है। तो आपको वो सारा एक्सपीरियंस मिलेगा। इट इज प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस व्हाट यू विल गेट। उसके बाद आपका पार्ट आता है यूएसएमएलई स्टेप 2 का। ये यूएसएमएलई स्टेप 2 में 2 होते हैं एग्जामिनेशन, एक तो है क्लिनिकल नॉलेज और दूसरा है क्लिनिकल स्किल। तो जब आप ये क्लिनिकल्स करते हो, क्लिनिकल रोटेशन करते हो, तो इसमें आपको प्रैक्टिकल का नॉलेज आता है। तो हम सबसे पहले एडवाइस करते हैं कि आप क्लिनिकल स्किल पहले दे दीजिए, जो कि प्रैक्टिकल बेस्ड एग्जाम है वो आप दे दीजिए। तो इसमें 100% स्टूडेंट पास हो जाते हैं। उसके बाद 2-4 हफ्ते के बाद स्टूडेंट कैन गो फॉर क्लिनिकल नॉलेज, और क्लिनिकल नॉलेज का एग्जाम पास होने के बाद यहाँ पे यू कैन स्टार्ट योर रेसिडेंसी एप्लीकेशन। अभी यहाँ पे आपका एमडी पूरा हो गया है, डॉक्टर ऑफ मेडिसिन जिसको भी हम एमबीबीएस बोलते हैं इंडिया में, ये यूएसएमएलई स्टेप 2 के बाद आपका कंप्लीट हो गया। अभी आप प्रैक्टिस कर सकते हो। अगर इंडिया में आपको आना है, यहाँ से यूएसएमएलई 2 के बाद आप इंडिया में आ सकते हो, आप एमसीआई का एग्जाम लिख सकते हो और आप प्रैक्टिस कर सकते हो। अगर आपको वहां पे आगे ये करना है, रेसिडेंसी करना है, जिसको कि हम स्पेशलाइजेशन बोलते हैं या तो मास्टर्स प्रोग्राम बोलते हैं, तो आप यहाँ पे रेसिडेंसी मैचिंग प्रोग्राम में जा सकते हो, जिसके लिए पॉन्टेक जनरल हॉस्पिटल आपको हेल्प करेगा। इसमें जो एजुकेशन कमीशन ऑफ इंटरनेशनल मेडिकल ग्रेजुएट है उनका सर्टिफिकेशन लेना है, आपको रिकमेंडेशन लेटर्स लेना है, एंड आगे आपको एप्लीकेशंस करना है, फिर आपको एक्सेप्टेंस मिलेगा। एक्सेप्टेंस ये कोई यूनिवर्सिटी का नहीं होता है, ये होता है टीचिंग हॉस्पिटल से। एंड इन टीचिंग हॉस्पिटल यू आर गोइंग एंड यू आर कंप्लीटिंग योर रेसिडेंसी, दैट मीन्स द स्पेशलाइजेशन। ये जो स्पेशलाइजेशन होगा ये आपका सर्जरी में, इंटरनल मेडिसिन, जनरल मेडिसिन, जो भी आप किसी को कार्डियोलॉजी में करना है, किसी को गायनोकोलॉजी में करना है, या किसी को पेडियाट्रिक में करना है, या किसी को न्यूरो में करना है, न्यूरोलॉजी में करना है। सो इट डिपेंड्स ऑन यू, आपको जिसमें भी स्पेशलाइजेशन करना है आप 3 साल में स्पेशलाइजेशन कर सकते हो। ये यूएसएमएलई स्टेप 2 के बाद जब आप स्पेशलाइजेशन को यूएस में जाते हो तो आपको कोई भी फीस नहीं पे करना है। ये 4.5 साल के बाद आपको कोई भी फीस पे नहीं करना है, तो यहाँ पे आपको स्टाइपेंड मिलेगा।
ये स्टेप 2 के बाद 4.5 साल के बाद आपको $50,000 पर ईयर कम से कम आपको स्टाइपेंड मिलेगा, जो कि आगे चलता रहेगा जब तक आपका रेसिडेंसी होता है। और ये रेसिडेंसी होने के बाद 3 साल के बाद यू कैन गो फॉर द USMLE स्टेप 3, यूनाइटेड स्टेट मेडिकल लाइसेंसिंग एग्जामिनेशन स्टेप 3 आप दे सकते हो। और स्टेप 3 देने के बाद यू कैन बिकम द रिकॉग्नाइज्ड डॉक्टर फ्रॉम WHO। अभी WHO का आपको रिकॉग्निशन मिल जाता है, रजिस्ट्रेशन मिल जाता है, तो ये रजिस्ट्रेशन जो है वर्ल्ड वाइड वैलिड होता है। इसमें आप रजिस्टर्ड डॉक्टर करके US में प्रैक्टिस कर सकते हो, आप इंडिया में भी आके प्रैक्टिस कर सकते हो, भले आपने नीट दी हो या ना दी हो। अगर आपने USMLE स्टेप 3 कर ली एंड आपको इंडिया में आके प्रैक्टिस करना है, आप वहां से आके अगर आप वो WHO का सर्टिफिकेशन बताओगे तो मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया आपको परमिट कर देगी कि यू कैन प्रैक्टिस इन इंडिया, आपको रजिस्ट्रेशन नंबर भी मिल जाएगा। आप यूके में प्रैक्टिस कर सकते हो, आप ऑस्ट्रेलिया में कर सकते हो प्रैक्टिस, हॉलैंड में कर सकते हो, कनाडा में कर सकते हो, ऑस्ट्रेलिया में कर सकते हो। सो ये सारे जो डोर्स है आपके इसके बाद ओपन हो जाएंगे। सो दिस इज द मोस्ट रिकॉग्नाइज्ड क्वालिफिकेशन इन द वर्ल्ड इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन। ये वैसे ही उस तरह से प्रोग्राम हमने दिया है कि क्या क्या आपको पढ़ाया जाएगा। 20 आवर्स ईच वीक आपका जो सेमेस्टर होगा, उसके बाद ये क्लिनिकल रोटेशंस है, ठीक है। नाउ हाउ टू स्टार्ट द एप्लीकेशन, यहाँ पे भी बहुत सारे सवाल होते हैं कि एप्लीकेशन किस तरह से हम स्टार्ट कर सकते हैं। सो हियर एप्लीकेशन प्रोसीजर यू कैन चेक। सबसे पहले तो एप्लीकेशन फॉर्म भरना है और हमारी एप्लीकेशन फीस जो है दैट इज $125 दैट यू हैव टू पे। दूसरा जो काम हमारी तरफ से होगा, सारे डॉक्यूमेंट्स और एप्लीकेशन आने के बाद हम आपको एक्सेप्टेंस लेटर दे देंगे यूनिवर्सिटी की तरफ से। यूनिवर्सिटी की तरफ से जैसे एक्सेप्टेंस लेटर आएगा, सो यू हैव टू एक्सेप्ट दैट। यहाँ पे हम आपके स्कॉलरशिप टेस्ट भी कंडक्ट करेंगे। स्कॉलरशिप टेस्ट आप जहाँ पे भी हो, मतलब वहाँ का जो सिटी है वो सिटी में हम अगर 20 स्टूडेंट हमारे पास है तो हम वो सिटी में आपका टेस्ट लेंगे। और टेस्ट में जो आपका सिलेबस रहेगा दैट सिलेबस इज डिपेंड ऑन योर नीट एग्जामिनेशन, जिसमें कि 30 मार्क्स रहेंगे आपके बायोलॉजी के लिए रहेंगे, 15 मार्क्स केमिस्ट्री के लिए और 15 मार्क्स फिजिक्स के लिए। 60 मार्क्स की हम ये टेस्ट लेंगे और इसमें आपको जैसे मार्क्स मिलते हैं अकॉर्डिंगली यूनिवर्सिटी विल डिक्लेयर द स्कॉलरशिप फॉर यू, क्योंकि सारा राइट जो है यूनिवर्सिटी को है। हम आपका टेस्ट लेके उसका वीडियो और आपके जो पेपर्स है यूनिवर्सिटी को भेज देंगे एंड यूनिवर्सिटी विल डू द इवैल्यूएशन एंड दे विल डिक्लेयर स्कॉलरशिप फॉर यू। उसके बाद जैसे एक्सेप्टेंस लेटर मिलता है आपको फर्स्ट इंस्टॉलमेंट ऑफ द ट्यूशन फी पे करना है यूनिवर्सिटी को। देन आपके जो डॉक्यूमेंट्स है वो अपोस्टल करने हैं आपको। वो जो लीगलाइजेशन का मेथड है, प्रोसेस है, वो आप जो भी आपका नियरेस्ट ब्रांच है वहां पे जाके स्टूडेंट एडवाइजर से बात कर लीजिए। they will help you in this case, even if you are not aware about it, they can help you, they will get it done for you. उसके बाद यूनिवर्सिटी लैंडिंग परमिट के लिए अप्लाई करेगी और 4 से 6 हफ्ते में हमें लैंडिंग परमिट मिलेगी, जो कि इमिग्रेशन डॉक्यूमेंट होता है कुरासाओ का। कुरासाओ की एम्बेसी यहाँ पे नहीं है, इसके लिए हमें लैंडिंग परमिट वहां से लेना पड़ता है। देन वंस वी रिसीव द लैंडिंग परमिट, आपको सेकंड इंस्टॉलमेंट जो है ट्यूशन फी का वो पे करना है। सेकंड इंस्टॉलमेंट के साथ साथ आपको स्क्रब के लिए और जो लैब कोर्स होते हैं, इंश्योरेंस होते हैं, इमिग्रेशन फी होती है, ये भी पे करनी है। और उसके बाद हम आपका नेदरलैंड वीजा कर देंगे। नेदरलैंड वीजा करीबन 1 हफ्ते में आ जाता है, जिसके लिए आपको मुंबई में जाना पड़ता है, मुंबई में इंटरव्यू देना पड़ता है। वो इंटरव्यू के लिए भी हम आपको प्रिपेयर कर देंगे। और ये जो सक्सेस रेट है वीजा का, ये 100% है। उसके बाद जैसे आपको वीजा मिल जाता है, आपको टिकट बुक करना है, फ्लाइट टिकट। इसमें अगर कुछ गाइडेंस हमारा चाहिए, हमारी कुछ मदद चाहिए, सो डेफिनेटली विल हेल्प यू। उसके बाद ये जो आपकी फ्लाइट टिकट है वो हमें यूनिवर्सिटी को भेजनी है।
Then university will arrange airport pickup and accommodate airport pickup and accommodation for you. ठीक है, और उसके बाद फिर आपको जाना है, वहाँ पे हम आपका जो पिकअप है वो अरेंज कर लेंगे, अकोमोडेशन भी आपका अरेंज कर लेंगे। स्टार्ट में ये प्रोसीजर है, व्हाट वी रिक्वायर्ड, ये यहाँ पे आपको दिख रहा है जो मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया है। फिर क्लिनिकल रोटेशंस है, फिर ये सीके और सीएस क्या है, ईसीएफएमजी क्या है, और ये रेसिडेंसी 3 साल का, ऑलरेडी वी डिस्कस दिस। अभी यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेंगे, दिस इज आल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। जो एप्लीकेशन और एक्सेप्टेंस लेटर के लिए डॉक्यूमेंट्स लगते हैं वो तो है पासपोर्ट का पहला पेज जिसमें आपका फोटो होता है और नाम लिखा रहता है, नंबर लिखा रहता है, और लास्ट पेज जिसमें आपका एड्रेस होता है। आपका 10th एंड 12th का मार्कशीट चाहिए, और जो फीस स्ट्रक्चर होता है यूनिवर्सिटी का वो आपको साइन करके देना है, वो कभी चेंज नहीं होगा। एक बार आपने साइन किया तो अगले साल भले ही आप यूनिवर्सिटी ट्यूशन फी इंक्रीज करती हो, बट दैट विल बी नॉट अप्लीकेबल टू यू। जो आपने एक बार एक्सेप्ट कर लिया वो वैसे के वैसे ही रहेगा जब तक आपका एमडी नहीं हो जाता है। एमसीआई डिस्क्लेमर एंड नीड स्कोर कार्ड और नीड स्कोर कार्ड, एप्लीकेशन फॉर्म एंड एप्लीकेशन फी, लेटर ऑफ रिकमेंडेशन चाहिए हमको 2। जो स्कूल में आप पढ़ते हो वहाँ के प्रिंसिपल से या वाइस प्रिंसिपल से आपको लेटर लेना है, उसका फॉर्मेट आपको हमारे ब्रांच से मिल जाएगा। स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, इसके लिए गाइडेंस हमारे स्टूडेंट एडवाइजर से आपको मिल जाएगा, और फोटोग्राफ्स चाहिए 2। फिर जब हम लैंडिंग परमिट के लिए अप्लाई करते हैं तभी आपको पासपोर्ट ऑल पेजेस स्कैन करके देना है। देन लेटेस्ट इशूड बर्थ सर्टिफिकेट, ये एक यूनिक डॉक्यूमेंट है जो हमारी यूनिवर्सिटी को लगता है, यूनिवर्सिटी को नहीं लगता है, इमिग्रेशन को लगता है। लेटेस्ट इशूड बर्थ सर्टिफिकेट, बर्थ सर्टिफिकेट आपके पास रहेगा लेकिन 2 साल पुराना, 4 साल पुराना या 18 साल पहले आपने लिया रहेगा, वो चलने वाला नहीं है। आपको फिर से आपके कॉरपोरेशन में जाना पड़ेगा, या तो फिर जो आपका कंसर्न ऑफिस रहेगा गवर्नमेंट का जहाँ पे आपको बर्थ सर्टिफिकेट मिलता है, वहां पे जाके आपको फिर से फ्रेश एप्लीकेशन करनी होगी, और वो एप्लीकेशन करने के बाद आपको वो सर्टिफिकेट मिलेगा। अगर वो इंग्लिश में मिलता है तो वेल एंड गुड, सो ट्राई टू गेट इट इन इंग्लिश, क्योंकि उसमें इशू डेट रहता है कि कौन से तारीख को ये जारी किया गया। सो जारी करने की तारीख जो है वो लेटेस्ट होनी चाहिए। उसके बाद पीसीसी निकालना है आपको, पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट, जो कि आप घर से ही अप्लाई कर सकते हो या हमारे ऑफिस में जाके उनकी मदद आप ले सकते हो, जो कि पासपोर्ट ऑफिस के वेबसाइट में जाके आपकी प्रोफाइल क्रिएट करके वहां से अप्लाई करना है। 500 रुपये भरना है, आपको अपॉइंटमेंट लेना है पासपोर्ट ऑफिस में, आपको 1 घंटे में ये सर्टिफिकेट मिल जाएगा, वो पीसीसी पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट। मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट हमें चाहिए। मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट कोई भी रजिस्टर एमबीबीएस इंडियन डॉक्टर से चलेगा, नॉट एन इशू, और उसका फॉर्मेट जो है वो कंसर्न ऑफिस से आपको मिल जाएगा, यू कैन स्पीक विद देम। उसके बाद ये जो आपने पेमेंट किया है उसकी सिप कॉपी हमें चाहिए। फोटोग्राफ्स यहाँ पे 15 लगते हैं लैंडिंग परमिट के लिए। स्पॉन्सरशिप लेटर लगता है, एनओसी ऑफ द पेरेंट्स ऑन 100 रुपीज स्टैम्प पेपर। आपके पेरेंट्स ने आपको अलाउ करना चाहिए कि हाँ 100 रुपीज के स्टैम्प पेपर पे कि यस ये कोर्स के लिए हम अपने बच्चों को भेजने के लिए रेडी है। ये इमिग्रेशन को पेरेंट्स के तरफ से अनुमति चाहिए, वो आपको देनी पड़ती है। बैंक स्टेटमेंट एंड बैंक्स लेटर, जैसे कि आपको कुछ फंड चाहिए होता है वीजा के लिए, सो दैट इज अबाउट $8,000। तो ये पैसे करीबन 6 लाख होते हैं, आपको अपने बैंक अकाउंट में रखना है नेशनलाइज बैंक में, और उसका लेटर लेना है, एंड दैट लेटर you need to submit for the landing permit application and sign landing permit application forms। जो फॉर्म्स है वो आपको मिल जाएंगे और वो फॉर्म्स आपको साइन करके देने हैं। इसके बाद just I request you everybody, please mute your mic. Everybody please mute your mic.
उसके बाद नीदरलैंड का वीजा होता है एंड दिस फॉर नीदरलैंड वीजा हमें यहाँ पे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स चाहिए। एम्बेसी का हम अपॉइंटमेंट आपको लेके देंगे और ये अपॉइंटमेंट लेने के बाद आपको एम्बेसी में जाना है विद दिस डॉक्यूमेंट, पासपोर्ट ओरिजिनल, 10-12 स्टेटमेंट ऑफ मार्क्स, साइन स्ट्रक्चर, बैंक स्टेटमेंट एंड स्पॉन्सरशिप लेटर जो ऑलरेडी हमने किया है, इंश्योरेंस हम आपको करके देंगे, डमी फ्लाइट टिकट। तो So all these documents you need to submit, and then what kind of visa you are getting. So these are the visa category. India से कौन से visa आपको मिलने वाले हैं और US से कौन से मिलने वाले हैं, कुरासाओ से कौन से मिलने वाले हैं. So you can see here, इंडिया से हमें लैंडिंग परमिट मिलेगा जो कि कुरासाओ गवर्नमेंट से इशू किया जाएगा. सेकेंड थिंग है नीदरलैंड वीजा मिलेगा. उसके बाद कुरासाओ में आपको रेसिडेंसी परमिट मिलेगा फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ कुरासाओ जिसको हम शेड्यूला बोलते हैं. और उसके बाद आपको अमेरिका में जब जाना है तो B1 वीजा मिलेगा फ्रॉम US एम्बेसी. ये भी सारा 100% मिलने ही वाला है, इसमें कोई रिजेक्शन नहीं होने वाला है. और जब आप US में जाओगे, जैसे ही आपका स्टेप 2 हो जाता है और रेसिडेंसी में आप एंट्री करते हो तो आपको ये B1 वीजा कन्वर्ट होके J1 हो जाएगा, सो दैट यू कैन अर्न मनी. J1 में आपको पैसे मिलते हैं और उसके बाद आपको H1B टू प्रैक्टिस एज अ फिजिशियन इन USA. ये जो है क्लिनिकल रोटेशंस आप अमेरिका में जहाँ पे करने वाले हो 72 वीक्स का, ये हॉस्पिटल है जिसको कहते हैं पॉन्टेक जनरल हॉस्पिटल. दिस इज द टीचिंग हॉस्पिटल इन USA एंड ओन बाय द सेंट मार्टिनस यूनिवर्सिटी फैकल्टी ऑफ मेडिसिन. जैसे कि मैंने बोला है 29,000 सीट्स है रेसिडेंसी के, मतलब मास्टर डिग्री के. उसमें से ये लास्ट टू लास्ट ईयर की फिगर है, अभी 33,000 हो गए हैं. एंड 18,000 जो है जो US से मेडिकल ग्रेजुएट होते हैं उनको जाते हैं और बाकी के 13,000 अभी जो है वो इंटरनेशनल स्टूडेंट के लिए अवेलेबल है. और इतने सारे स्टूडेंट भी नहीं मिलते, इसके लिए यहाँ का जो सक्सेस रेट है हमारा बहुत अच्छा है. 58-60% सक्सेस रेट है, जो कि इंडिया में मास्टर्स के एडमिशन के लिए अबाउट 10% स्टूडेंट को एडमिशंस मिल जाती हैं. This is the graph what we can say, like say it is increasing 2000 से लेके 2018 तक it is increasing day by day. तो और भी आगे जो रेसिडेंसी की सीट्स है ये बढ़ने वाली है. So there are higher chances of getting admission for the residency. यहाँ पे आप देख रहे हो 2018 में 57.1% स्टूडेंट को रेसिडेंसी मिली है. So this is a very high rate. ये हमारा पॉन्टेक जनरल हॉस्पिटल का पिक्चर है, रियल पिक्चर, जहाँ पे जो डॉक्टर्स देख रहे हैं आपको ये सारे रेसिडेंट्स हैं जो कि रेसिडेंसी कर रहे हैं पॉन्टेक जनरल हॉस्पिटल में. फीस स्ट्रक्चर के बारे में अगर देखा जाए तो दिस इज द फीस स्ट्रक्चर. वेन एवर यू रिसीव द ऑफर लेटर, टोटल फीस है हमारा $55,000 जो कि इंडियन करेंसी में होता है 38,50,000 अराउंड अप्रोक्सीमेटली, डिपेंड्स ऑन द डॉलर रेट. यहाँ पे फर्स्ट इंस्टॉलमेंट जो है 5 इंस्टॉलमेंट में आपको पूरा फीस भरना है. फर्स्ट इंस्टॉलमेंट है 9,400. सेकेंड इंस्टॉलमेंट जो होता है वो 6,850. ये पहले साल में आपको फीस भरना है, ये दोनों इंस्टॉलमेंट. देन सेकेंड ईयर में आपको भरना है 12,850. थर्ड ईयर में आपको भरना है 12,950 एंड फोर्थ ईयर में आपको भरना है 12,950. उसके साथ आपको अकोमोडेशन जो लिविंग कॉस्ट है दैट इज 4,650, जिसको इंडियन करेंसी में अगर हम कन्वर्ट करते हैं तो 3.25 लाख तक हो जाते हैं, 3,25,000. इसमें आपको रूम मिलेगी, AC रूम मिलेगी, रेफ्रिजरेटर मिलेगा, 2 टाइम का खाना मिलेगा, लंच एंड डिनर, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, इंटरनेट. सो ऑल दीज फैसिलिटीज आर अवेलेबल, ये सारे इतने पैसे में. उसके बाद बहुत सारे लोग पूछते हैं कि अबाउट द सेफ्टी इन द कुरासाओ.
तो ये सेफ्टी के बारे में जो हेलो सेफ्टी के बारे में अगर हम देखते हैं तो कुरासाओ में देखो आपको लिखा रहेगा यहाँ पे कि मोस्ट ऑफ द विजिटर आर ट्रबल फ्री बिकॉज दिस इज द टूरिस्ट डेस्टिनेशन। सो यहाँ पे टूरिस्ट के लिए कोई भी ये जो हार्म है वो नहीं होता है, स्टूडेंट के लिए भी कोई नहीं होता है। इंटरनेशनल जो भी ट्रैवलर्स होते हैं उनके लिए इट इज वेरी वेरी सेफ। और यूएस डिपार्टमेंट हैज एक्सेस कुरासाओ एज बीइंग अ मीडियम थ्रेट लोकेशन। ठीक है, मीडियम थ्रेट, इट इज नॉट हाई थ्रेट लोकेशन और क्राइम रेट इज नॉट दैट हाई। यहाँ पे बोला है कि ऑफिशियल स्टैटिस्टिक्स आर कॉमनली थॉट दैट एंड अंडरस्टैंड amount of crime on the island. For example, the government says that violent crimes against life have declined between 2012 to 14 by 50% and day by day it is reducing. So जो क्राइम का रेट है इट इज नॉट दैट हाई, इट्स वेरी लेस। और इंटरनेशनल स्टूडेंट के लिए या टूरिस्ट के लिए ये बिल्कुल भी नहीं है, ये आप देख सकते हो। टेररिज्म में ये बोलते हैं कि देयर इज नो हिस्ट्री ऑफ द टेररिज्म इन कुरासाओ। कभी टेररिज्म का कोई इवेंट हुआ ही नहीं है, कुछ भी नहीं हुआ है यहाँ पे। सो देयर इज नो टेररिज्म एट ऑल। और सोशल स्टेबिलिटी अगर आप देखा जाए सो देयर इज लो रिस्क और लार्ज स्केल ओके वायलेंट प्रोटेस्ट। सो यहाँ पे जो भी बिजनेसेस है ऑल द बिजनेसेस आर सेफ। सो देयर इज नो टेररिज्म एंड देयर इज नो वायलेंस। उसके बाद जो लोकल करेंसी है वो गिल्डर है। 1 गिल्डर इज इक्विवेलेंट टू 1.78 $1 इज इक्विवेलेंट टू 1.78 गिल्डर। और यहाँ का जो टेम्परेचर है जो हमारे जैसे ही रहता है 26-27 डिग्री सेल्सियस। कुछ ज़्यादा ठंडी भी नहीं होती है और कुछ ज़्यादा गर्म भी नहीं होती है। इंडियन ड्राइविंग लाइसेंस पे आप ड्राइव कर सकते हो। लॉट ऑफ टूरिस्ट आर देयर। और डॉलर्स यहाँ पे चलती है करेंसी। इट इज नॉट नेसेसरी यू मस्ट हैव गिल्डर। ओके, गिल्डर रहने की आप नहीं भी है, आपके पास सिर्फ डॉलर है, देन आल्सो यू कैन सर्वाइव हियर। दिस इज लाइक से पुंडा इज वन ऑफ द हाई स्ट्रीट। ये शॉपिंग सेंटर है, ये टेम्पल है कुरासाओ में। सारे रिलीजन के जो स्थल होते हैं वो है। These are the beaches, very nice beaches, very clean beaches you can see. So for tourism, this places is very known place. पिक्चर मध्ये दिवस एवढं सुंदर दिसते तर रिअल मध्ये किती सुंदर आहे। ये पॉन्टेक जनरल हॉस्पिटल है जिसके यहाँ पे बच्चों को हमें भेजना होता है 2.5 साल के बाद। ये कुरासाओ में नहीं है, ये मिशिगन में है और मिशिगन अमेरिका में है। सो डेट्रॉइट इज द नियरेस्ट एयरपोर्ट। डेट्रॉइट में आपको जाना है, वहाँ से टैक्सी लेके ये हॉस्पिटल में आप जा सकते हो। 360 बेडेड हॉस्पिटल है, बड़ा हॉस्पिटल है। यहाँ पे सारी आपको फैसिलिटीज मिल जाएगी और सारे ही जो भी स्पेशलाइजेशन है वो आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। सो दिस इज अबाउट रेसिडेंसी जो कि फेलोशिप प्रोग्राम है। बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि हमें आफ्टर एमबीबीएस हमें क्या करना है। एमबीबीएस के बाद भी हमारे पास ऑप्शन है, फेलोशिप प्रोग्राम है हमारे पास पॉन्टेक जनरल हॉस्पिटल में। इस तरह से ये रेसिडेंसी टाइमलाइन हमने दिया है कि कौन से हफ्ते में या कौन से महीने में आप क्या पढ़ोगे एंड हाउ टू गो अहेड विद द क्लिनिकल रोटेशंस एंड यूएसएमएलई प्रिपरेशन। सो ये ईसीएफएनजी के बारे में भी हमने दिया है। सो इंटरनेशनल मेडिकल ग्रेजुएट कितने लोगों को सर्टिफिकेट्स मिलता है। द फीस फॉर दिस, जैसे कि पोस्ट एमबीबीएस के अगर स्टूडेंट है तो पोस्ट एमबीबीएस के स्टूडेंट के लिए जो फीस है दिस इज द फीस अबाउट से व्हाट वी कैन से $110,000 फॉर एंटायर प्रोग्राम। जो यहाँ पे एमबीबीएस हुए हैं या में भी फिलीपीन में एमबीबीएस हुए हैं, रशिया में हुए हैं, चाइना में हुए हैं, अगर इन बच्चों को अमेरिका में जाना है मास्टर्स करने के लिए तो काफ़ी बड़ी रकम देनी पड़ती है। जो कि हमारे बच्चे अगर एमबीबीएस हमारे यूनिवर्सिटी से करते हैं तो इनको ये कुछ भी नहीं देना है,
उल्टा उनको पैसे मिलने वाले हैं $50,000 पर ईयर। अभी पोस्ट एमबीबीएस के लिए अदर ऑप्शन। सो एमबीबीएस करने के बाद पोस्ट एमबीबीएस हमें करना है, तो बहुत सारे बच्चे हमारे पास आते हैं और पूछते हैं कि सर हम क्या कर सकते हैं। सो देयर आर मल्टीपल ऑप्शंस वी आर हैविंग। नंबर 1 इज एमपीएच, मास्टर्स इन पब्लिक हेल्थ। ये कोई भी यूएस यूनिवर्सिटी में बच्चे जा सकते हैं। ये 2 साल का प्रोग्राम होता है और इसका एवरेज फीस जो होता है $20,000 पर ईयर। सो इसमें अबाउट $40,000 to $50,000 का आपको खर्चा आता है और लिविंग कॉस्ट जो होती है वो अलग से होती है। एमबीबीएस जो बच्चे इंडिया में करते हैं और अमेरिका से उनको मास्टर्स करना है, जिसको हम रेसिडेंसी बोलते हैं, तो वो बच्चों के लिए ये पाथवे है। ये मैं बता रहा हूँ आपको, ये एमबीबीएस का भी स्ट्रक्चर नहीं है। या जो बच्चे एमबीबीएस करने के लिए जा रहे हैं, एमडी प्रोग्राम करने के लिए जा रहे हैं कुरासाओ में, उनके लिए ये फीस नहीं लगने वाली है। वो तो फीस जो हमने बताई उसके आगे कुछ भी नहीं लगेगा, ठीक है। सो हियर यू कैन सी और क्या क्या चाहिए। तो जीपीए चाहिए इनको, एवरेज 3.0 इतने मार्क्स होने चाहिए। जीआरई देना है इनको 300 प्लस, कुछ यूनिवर्सिटी में वेवर भी मिल जाता है। और डब्ल्यूएस होता है, वर्ल्ड एजुकेशन सिस्टम से हमें लेटर लेना पड़ता है कि इनका क्वालिफिकेशन का इक्विवेलेंस क्या है यूएस में। लेटर ऑफ रिकमेंडेशन 3 लेने पड़ते हैं। दूसरा हमारे पास प्रोग्राम एक है यूएस के यूनिवर्सिटी में, अगर बच्चों को जाना है जो एमबीबीएस हो गए हैं और उनको यूएसएमएलई नहीं देते हुए भी अगर फिजिशियन करके काम करना है, तो उसको बोलते हैं फिजिशियन असिस्टेंट प्रोग्राम। फिजिशियन असिस्टेंट प्रोग्राम हमारे पास है, दैट इज 2.5 इयर्स का है। अमेरिका के यूनिवर्सिटी में F1 वीजा पे, ये एमपीएच के लिए भी F1 वीजा पे जाएंगे बच्चे और फिजिशियन असिस्टेंट प्रोग्राम के लिए भी F1 वीजा पे जाएंगे। इसका जो फीस है ये 45,000 to 55,000 पर ईयर, मतलब करीबन $110,000 इतना फीस आपको लगेगा इसके लिए, और प्लस लिविंग कॉस्ट। इसमें भी जीआरई देनी है, इसमें भी आपका जीपीए अच्छा चाहिए, डब्ल्यूएस करना है, एलओआर चाहिए। और जो फेलोशिप प्रोग्राम पॉन्टियाक जनरल हॉस्पिटल के पास है, दैट इज द 18 मंथ्स प्रोग्राम, और उसका पूरा जो फीस है वो भी 110,000 है प्लस लिविंग कॉस्ट। और उसको सिर्फ हमें डिग्री कंप्लीशन सर्टिफिकेट और पासपोर्ट चाहिए, बाकी ये सारी बातें हमें नहीं चाहिए, जीआरई की जरूरत नहीं है। Again, the services what we provide, so all these services we are providing. एक तो करियर काउंसलिंग है, ओवरसीज एडमिशन एप्लीकेशन प्रोसेस सारा हम करते हैं, मे बी फॉर एमबीबीएस और मे बी फॉर द पोस्ट एमबीबीएस कोर्सेस। उसके बाद गाइडेंस फॉर द थिंग्स टू कैरी, क्या क्या आपको लेके जाना है, कौन से कंट्री में आप जा रहे हो और क्या चीजें लेके जानी है, किस चीज की आपको जरूरत पड़ती है, वो सारी भी प्रिंटेड लिस्ट हम आपको देते हैं जाने से पहले। यूनिवर्सिटी फी पेमेंट किस तरह से करना है, बहुत सारे लोगों को पता नहीं है कि अमेरिका में पैसा कैसे ट्रांसफर करना है या यूके में पैसे कैसे ट्रांसफर करना है। सो वी हैव ऑल दीज लिंक्स एंड वी कैन हेल्प यू टू ट्रांसफर मनी। वीजा एप्लीकेशन एंड वीजा इंटरव्यू ये हम करके लेते हैं। स्कॉलरशिप गाइडेंस, यस वी डू प्रोवाइड स्कॉलरशिप गाइडेंस, इवन वी आर हैविंग अवर मोबाइल एप्लीकेशन। आप अगर ऐप स्टोर पे जाते हो या तो प्ले स्टोर पे जाते हो और वहाँ पे अगर आप इंटर एडवाइस टाइप करते हो, सो यू विल गेट अवर एप्लीकेशन मोबाइल ऐप, और वो आप अगर लोड करते हो तो उसमें आपको स्कॉलरशिप का गाइडेंस भी मिल जाएगा। और फॉर मोर डिटेल्स यू कैन विजिट नियरेस्ट ऑफिस। जिसमें फॉरेक्स कार्ड कि अगर मैं वहां पे जाऊंगा तो पैसे कैसे लेके जाऊंगा, मुझे करेंसी कैसे एक्सचेंज करना है, आपको कुछ नहीं करना है, आपके घर पे सब आ जाएगा। और यू कैन विजिट अवर नियरेस्ट ऑफिस, दे विल हेल्प यू। सो करेंसी कार्ड भी आपको मिलेगा और आपको फॉरेन की करेंसी चाहिए वो भी मिलेगी। गाइडेंस फॉर फ्लाइट टिकट एंड एयरलाइन, उसमें बैगेज कैसा है, कौन से साइज का बैगेज आपको लेके जाना है, कितना चेक इन बैगेज होता है, कितना आपका ये हैंड बैगेज होता है, ये सारा जो है ब्रीफिंग आपको मिल जाएगा। वीजा एक्सटेंशन एंड इमिग्रेशन, इमिग्रेशन में जाके आपको क्या बोलना है, कौन से डॉक्यूमेंट्स हैंडी रखना है, वो सब, क्योंकि जब आप बॉर्डर में जाते हो तो आपको कुछ चीजें बताना पड़ता है। बॉर्डर में जो बॉर्डर सिक्योरिटी ऑफिसर होता है, ही मे आस्क यू सर्टेन क्वेश्चन, तो उसके आंसर किस तरह से देना है इसका गाइडेंस भी हमारे एडवाइजर आपको कर देंगे।
वीजा एक्सटेंशन, यस, अगर आप प्रॉपर टाइमलाइन में वो कोर्स नहीं कर पाए तो आपका वीजा एक्सटेंशन करने के लिए क्या करना है, फॉर दैट आल्सो वी डेफिनेटली हेल्प यू. Guidance for bank account opening and getting tax number in abroad, yes, we do help for this. Airport pickup and drop arrangement, already I told you we assist for this. We can arrange airport pickup and drop to you. Assistance for accommodation arrangement, yes, we do help in this as well. अगर आप हमारे वेबसाइट पे जाते हो तो वहाँ पे अकोमोडेशन हर कंट्री के लिए दिया है. इफ यू क्लिक देयर you will find plenty of accommodation options, and even if you can view the options and you can book from there. और अगर किसी को ये है कि नहीं ये सच में बताया तो बहुत कुछ है, लेकिन यूनिवर्सिटी कैसी है, हॉस्पिटल कैसा है, अगर हमको देखना ही है, so you just express your interest to our student advisor. हम आपको इनविटेशन दे देंगे, जो इनविटेशन से आपको वीजा मिल जाएगा नीदरलैंड्स का, और आप यहाँ पे जाके देख सकते हैं. These are few of the students, their testimonials. I don't have time to go ahead with all the testimonials. ये सारे बच्चे हमारे जो है कुरासाओ में पढ़ रहे हैं. मैं आपको कुछ टेस्टिमोनियल ऐसे दिखाऊंगा कि जो बच्चे ऑलरेडी कुरासाओ कंप्लीट किए हैं और जो क्लिनिकल रोटेशंस कर रहे हैं या तो फिर रेसिडेंसी कर रही है पॉन्टिएक जनरल हॉस्पिटल में. ऐसा एक आधा टेस्टिमोनियल हम देखेंगे एंड देन we'll move forward, because I think we have Dr. Barata is there. Hello sir, are you there? Hello. Hello. Okay, so sir will guide you about the study pattern and all, and Mr. Lalit Arora is also there. He will also speak with you. My name is Harika Chikatapu. I'm a fourth-year medical student. Medicine for me is not just a profession, it's a lifestyle. And we all have our own reasons for choosing this difficult yet most rewarding profession. A profession where one gets paid in terms of gratitude for helping others live a better and healthy life. Coming from a non-medical background, it was very important for me and my parents to make a wise decision in terms of choosing the right medical school. And I decided to join in St. Martin's University because I wanted to pursue my career in the United States. When you're in med school, it's very important for you to be able to give your exams on time and study efficiently. And thanks to all our professors who helped us through and constantly motivated us and encouraged us. The amount of exposure that I've received here during my clinical clerkship and the interaction that I had with the patient is commendable. Our attendings are highly professional and they always encourage us to ask questions and participate in group discussions. With the amount of exposure that I have received here, I'm confident to do much better in the future. So these are the students. My name is Harika Chikatapu. I'm a fourth-year medical student. Medicine for me. Hello, my name is Jenny Risco. I'm a third-year medical student here at Pontiac General Hospital. I came from St. Martinez, and I can honestly say going to school on a little island to pursue my medical career, I'd be a little nervous. But getting there, meeting the teachers, seeing other students, it was a great experience. It was nice having small class sizes so the teachers really got to know you and help you one-on-one when you needed it. The campus was great with all the different activities, student groups. They really do a great job of trying to include everyone and making sure you get to know and experience the island. It's a beautiful place that you'll fall in love with. Go to school there. For more information, visit So friends, I discussed and I told you from my end whatever is information I could provide you.
Now it's your turn. You can ask me the question. If you have any question, you can ask me. Hello. Yeah, are you there? Okay. Okay. And Dr. Barata is not there? Okay. 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 No problem. Yeah. Yes, please come. Yes, Mr. Lalit Arora is there. Hello, sir. Yes, sir. Yes, I can hear you. Yes. Friends, if you have any question, you can ask me. अगर आपको कोई भी सवाल है तो आप पूछ सकते हो. Regarding admission process or maybe fees or scholarship, whatever you have, you can ask me. No question? राम सर. सर एक क्वेश्चन है जो सभी स्टूडेंट की ओर से मैं पूछना चाहूँगा. सर MCI स्क्रीनिंग टेस्ट के बारे में बहुत सारे कंफ्यूजन है. हम अगर MBBS के लिए वहाँ जा रहे हैं तो क्या हमको यहाँ आने के बाद में MCI स्क्रीनिंग टेस्ट देना पड़ेगा? और अगर हम वहीं पर अगर हम PG करते हैं तो उसके बाद सिनारियो क्या रहेगा सर? प्लीज इसके बारे में थोड़ा. अच्छा, तो सर ऐसा है कि MCI स्क्रीनिंग टेस्ट जो है ये बहुत जायज सवाल है सभी के लिए. उसका जवाब ये है कि MCI स्क्रीनिंग टेस्ट जो है आपको तभी देना होगा जब आप MBBS करके वापस इंडिया आना चाहते हैं. और अगर आप कहते हैं कि आपको PG अमेरिका में करनी है या कनाडा में करनी है या UK में करनी है और वहां पे आप PG करके स्पेशलाइजेशन करके अगर आप इंडिया आना चाहते हैं तो आपको MCI स्क्रीनिंग टेस्ट नहीं देना पड़ेगा. आप यहाँ पे आके रजिस्टर कर सकते हैं एज ए फिजिशियन और उसके बाद आप प्रैक्टिस कर सकते हैं. और अभी तक जो MCI का जो सक्सेस रेट है हेलो Sir, your voice is not audible. Lalit sir. Yes. You're not audible. Is it better? Yes, now it's better. Okay, I'm sorry. तो मैं MCI के एग्जाम की प्रिपरेशन के बारे में बता रहा था कि उसका जो फर्स्ट ऑफ ऑल कि भाई आपको अगर आप MBBS करके पूरी करके आते हैं तभी आपको MCI का एग्जाम लिखना पड़ेगा. अगर आप MCI जो है एग्जाम तब का आपको लिखना नहीं पड़ेगा अगर आप अपनी रेजिडेंसी करके या स्पेशलाइजेशन जो है अमेरिका में या कनाडा में या UK में करके आते हैं, जिसके लिए कि यूनिवर्सिटी आपको प्रिपेयर करवाती है स्टूडेंट्स को. तो उस केस में आपको ये एप स्पेशलाइजेशन, क्योंकि MCI जो है 5 कंट्रीज से जो है PG या स्पेशलाइजेशन एक्सेप्ट करती है, वो है US, UK, कनाडा, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया. तो उस केस में आपको MCI का स्क्रीनिंग टेस्ट नहीं देना पड़ता है. और वापस अभी जो हमारे ग्रेजुएट्स हैं जो वापस अभी इंडिया में आए हैं फिनिश करके MBBS की, उन्होंने इंडिया में ही प्रैक्टिस करनी है, उसमें 100% स्टूडेंट्स ने MCI का एग्जाम पास किया है. और उसका रीजन ये है कि जो अमेरिका का लाइसेंसिंग एग्जाम है वो इतना ब्रॉड है और इतनी चीजों के लिए आपको कवर करता है कि आप US, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और अमेरिका तो ऑफ कोर्स है ही है कि इन सब चीजों के लिए भी आपको प्रिपेयर करता है लाइसेंसिंग एग्जाम के लिए. तो इसीलिए जो और इसमें जो पासिंग परसेंटेज है वो है 50% MCI में, और अमेरिका का जो है वो 70% है. तो जायज सी बात है कि अगर आप 70% के लिए अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं कि आपको एग्जाम पास करना है, और अगर आप वापस इंडिया आके सिर्फ वही हो उसमें 50% में करेंगे तो यू आर ऑलरेडी प्रिपेयर्ड फॉर दैट. ओके.
ललित सर, इसका क्या ये मतलब है कि जो भी स्टूडेंट वहां से एमबीबीएस प्रोग्राम कंप्लीट करने के बाद इंडिया आ रहे और यहाँ पे स्क्रीनिंग टेस्ट दे रहे, तो यहाँ जी का जो पासिंग परसेंटेज है वो ऑलमोस्ट 100% है? सर, ऑलमोस्ट 100% नहीं है, वो 100% है बिल्कुल। मैं आपको बताता हूँ कि वो क्यों है। कि जो लेवल ऑफ ट्रेनिंग जो है, वो उसके जो स्टैंडर्ड्स हैं वो इतने वो कॉम्प्रोमाइज नहीं होते हैं सर। क्योंकि हमारे पास जो है, हमें वी हैव टू मेक श्योर कि हमें जो प्रिपेयर कर रहे हैं हम स्टूडेंट्स को, वी आर प्रिपेयरिंग देम फॉर द यूएस एग्जाम। और यूएस एग्जाम जो है वो ऐसा एग्जाम है कि जिसमें कि आपको यू हैव टू परफॉर्म। अगर आप यहाँ पे परफॉर्म नहीं करोगे और आपको 70% आप उसमें मार्क्स स्कोर नहीं करोगे तो आप लाइसेंस एग्जाम पास नहीं कर सकते हो। और जो इंडिया का एग्जाम है उसमें क्या है कि आपका एक पैटर्न है, सब्जेक्टिव एग्जाम्स है, कुछ एमसीक्यूज है। तो उस हिसाब से जो है आपको ऑलरेडी आप बहुत प्रिपेयर्ड हो। उसमें मेरे ख्याल से एक आध चीज आपको जो प्रिपेयर करनी पड़ती है, जैसे कि अपने इंडिया जो हेल्थ केयर सिस्टम के हिसाब से है, इंडियन हेल्थ केयर सिस्टम की, उसके अलावा आपको कुछ प्रिपेयर करने की जरूरत नहीं पड़ती है। मेडिसिन इज मेडिसिन, कि अगर आप जहाँ पे भी प्रिपेयर कर रहे हैं, चाहे अमेरिका की मेडिसिन पर, मेडिसिन आप देखिए, ह्यूमन बॉडी इज ह्यूमन बॉडी, कहीं भी आप प्रिपेयर कर रहे हैं मेडिसिन, कहीं भी पढ़ रहे हैं, वही है। ड्रग्स के जो जेनेरिक नेम्स हैं वो वही रहेंगे। जो मेडिकेशंस हैं, जिस तरीके से वो केमिकल्स काम करते हैं आपकी बॉडी में, वो सेम रहते हैं, बस ब्रांड नेम्स आपके चेंज हो जाते हैं। जो कि जिस तरीके से ये फार्मास्यूटिकल कंपनीज जो एडवर्टाइज करती हैं वो चेंज हो जाता है, बाकी उसके अलावा तो सब कुछ सेम रहता है। ओके ओके सर, एक और सवाल है। सेंट मार्टिनस यूनिवर्सिटी में जो पासिंग परसेंटेज है वो 70% है। 70% अगर मार्क्स है तो यू आर एलिजिबल टू मूव फॉरवर्ड, आप अगले सेमेस्टर में जाते हो। लेकिन Correct. बाकी सब यूनिवर्सिटीज में इट इज 50%। तो 70% स्कोर बच्चे ला पा रहे क्या? व्हाट इज द एक्चुअली पासिंग परसेंटेज देयर? कितना बच्चा ये कर पा रहा है परफॉर्म वहां पर? सर देखिए कि जो 70% है, मैं आपको एक बात बताता हूँ कि मैं भी देखिए, मैंने भी अपनी काफी एजुकेशन जो है, लगभग मैंने अपनी एजुकेशन वहां से अपना इंडिया से ही करी है, और उसके बाद फिर यहाँ पे आके भी मैंने पढ़ा। तो फर्क ये है कि हमारा जो गोल्स हैं, हमारे गोल्स ही इतने लो स्टैंडर्ड्स पे सेट किए जाते हैं कि आपको 50% के लिए ही तैयार करना है, और उसके बाद भी आप देखते हैं कि I'm sorry, what? तो आप देखेंगे कि उसके बाद भी काफी सारे बच्चे फेल करते हैं। उसमें 50% भी हो, चाहे उसमें आप 33% भी है, तो उसके बाद भी बच्चे फेल कर रहे हैं। अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं बच्चे को, हम देखिए, हम 70% के लिए बच्चे को प्रिपेयर नहीं करते हैं, हम उनको प्रिपेयर करते हैं 90% के लिए, 95% के लिए करते हैं। उस केस में क्या है कि आपके जो बच्चे नहीं पास करने वाले हैं, उनकी जो संख्या है वो बहुत कम रह जाती है। मेरे ख्याल से पूरी क्लास में मेरे ख्याल से हार्डली कोई 2 या 3 बच्चे होते हैं जो कि एक आध सब्जेक्ट में फेल होते हैं। और अगर फेल होते हैं तो अगर मान लीजिए उनके 68 मार्क्स भी आए हैं या 67 भी आए हैं, उनको ग्रेस मार्क्स नहीं मिलते हैं, उनको वो कोर्स दोबारा रिपीट करना पड़ता है, जब तक कि उनके जो नॉलेज बेस है उस सब्जेक्ट के बारे में उसका 90% तक ना हो जाए। और इसी तरीके से यही रीजन है राम जी की जो बच्चे हैं वो इंडिया में 100% पास कर पा रहे हैं। उसमें लगता है कि मतलब कि इट मे बी जस्ट अनदर इन्वेस्टमेंट ऑफ 6 months, बट लेकिन यह है कि इट्स वर्थ इट। हमारे यहाँ मैं समझता हूँ कि भाई, मैं भी ऑफ कोर्स वहां से ही हूँ, मैं अंडरस्टैंड कि भाई पेरेंट्स को हमेशा कंसर्न रहता है कि 6 महीने हमारे बच्चे के ज्यादा लग गए हैं, और फिर बच्चों को भी पीयर प्रेशर रहता है कि हम पीछे रह जाएंगे अपनी क्लास में, हम जूनियर्स के साथ पढ़ेंगे। तो ये सब चीजें जो है यहाँ पे बहुत हमने मिनिमाइज कर रखी है। इट्स अ डिफरेंट कल्चर। आप एक लर्निंग एटमॉस्फेयर में हो जिसमें कि आप 6 महीने से आपकी अगर जिंदगी बनती है तो इट्स वर्थ इट। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, आपको ऐसे कोई बच्चों को इतने ज्यादा कोई देखना नहीं पड़ता है, क्योंकि डेली उनकी जो है क्लासेस हैं, और उसके बाद हर हफ्ते उनके क्विजेस हैं, असाइनमेंट्स हैं। 6 महीने 4.5 महीने के अंदर अंदर उनके 3 बार एग्जाम हो जाते हैं। तो इतने ज्यादा उसकी टेस्टिंग है, असाइनमेंट्स हैं, एग्जाम्स हैं, ओरल क्विजेस हैं, कि उसमें बहुत सारा मटेरियल वैसे ही कवर हो जाता है। तो बच्चे जो नहीं भी कवर करने वाले होते हैं वो भी उनको कवर करना ही पड़ता है, क्योंकि दे हैव टू परफॉर्म।
ओके सर, और एक सवाल मैं स्टूडेंट की तरफ से लेता हूँ। एसएमयू में जाने का जो मेन पर्पस है वो है यूएस में इंटर करना। तो राइट। यूएस प्रिपरेशन के बारे में सर यूनिवर्सिटी कैसे हेल्प कर रही है? ओवरऑल कितने बच्चे एक्चुअली यूएसएमएलई क्वालिफाई करके यूएसए में पहुंच रहे हैं? और अगर मैं मतलब कोई बच्चा यूएसए में पीजी प्रोग्राम के लिए जाता है तो उसको मॉनेटरी बेनिफिट सर कैसे मिलते हैं? और अगर अच्छा बच्चे कुछ क्वालिफाई करते हैं तो कुछ फी वगैरह भी होता है क्या पीजी के प्रोग्राम के लिए? थोड़ा सा इसके बारे में प्लीज थ्रो सम लाइट। अच्छा, मैं आपको बताता हूँ पूरा प्रोसेस। देखिए, यूनिवर्सिटी जो है, जो करिकुलम है, वो बिल्कुल जैसे यूएस और कनेडियन मेडिकल स्कूल्स का करिकुलम है, बिल्कुल वैसा ही है। तो जो पढ़ाई है और जो प्रिपरेशन है यूएसएमएलई की, वो फर्स्ट सेमेस्टर से ही स्टार्ट हो जाती है। और जो क्वेश्चंस आते हैं, जितने भी बच्चों को प्रिपेयर कराया जाता है, वो यूएस के एग्जाम के हिसाब से ही करवाया जाता है, जिस तरीके से यूएस के मेडिकल स्कूल में पढ़ाई होती है। तो जब प्रिपरेशन उनकी फर्स्ट सेमेस्टर से ही वैसी होती है तो उनको आगे इतनी ज्यादा दिक्कत नहीं होती। देखिए, मेडिसिन की पढ़ाई है, बच्चों को पढ़ना तो पड़ता है। मैं ये नहीं कहूंगा कि भैया कि बहुत आसान है और बच्चे पैसे देंगे, मतलब माँ बाप पैसे देंगे और बच्चे डिग्री लेके भाई उनके आगे आ जाएंगे 4.5 साल के आगे, तो ये तो नहीं होगा जब तक बच्चा पढ़ेगा। तो बच्चों को तो पढ़ना पड़ेगा और बच्चों को भी इस चीज के लिए प्रिपेयर होना पड़ता है चाहिए, और माँ बाप को उनका सपोर्ट करना चाहिए। और दूसरी चीज ये है कि देखिए, जहाँ पे जैसे दहात सर हैं और आप लोग हैं, आप लोगों से टच में रहें पेरेंट्स, और उन पे एक तो भरोसे वाली बात है कि जब तक पेरेंट्स को आप लोगों पे हम पे भरोसा होगा तो बच्चे के लिए आगे वो बेनिफिशियल रहता है हमेशा ही। तो अगर उस चीज में हमारी बॉन्डिंग अगर अच्छी रहती है पेरेंट्स से, तो वहां पे बच्चे को भी फायदा रहता है। बच्चा, उसके पास एक्सक्यूज नहीं रहता ना कि ना पढ़ने का। अब बच्चे थोड़ा दूर होते हैं तो कभी कभी लग जाता है कि हमारा बच्चा पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा। और अगर स्कूल से अगर कोई कभी कोई ऐसा फीडबैक मिलता है, ये तो देखिए आप खुद चेक करें एज अ पेरेंट। और स्टूडेंट जो है, अगर कोई हेल्प चाहिए तो प्रोफेसर अवेलेबल हैं हमेशा ही। तो अगर जैसे यूएसएमएलई की आप बात कर रहे हैं प्रिपरेशन के लिए, तो जितने भी प्रोफेसर हैं हमेशा अवेलेबल रहते हैं। वो कभी कोई जो है अगर प्रिपेयर कर रहा है किसी सब्जेक्ट के लिए, आप पहले सब्जेक्ट के लिए प्रिपेयर करते हैं, फिर उसके बाद सिस्टम्स के लिए प्रिपेयर करते हैं, फिर उसके बाद ओवरऑल आप एक एग्जाम देके देखते हैं कि आप यूएसएमएलई के लिए कितने प्रिपेयर हैं। और उसके लिए जो असेसमेंट टूल्स हैं, एनबीएमई के एग्जाम्स कहते हैं उन्हें, एनबीएमई के एग्जाम जो है असेसमेंट टूल्स कहलाते हैं उनको, वी हैव दोस इन प्लेस। कि जब भी आपको पता करना है कि आप कितने प्रिपेयर हो हर सब्जेक्ट्स में और किस हिसाब से आपको प्रिपेयर करना है अलग चीजों के लिए, तो वो असेसमेंट टूल्स भी आपको बताते हैं। उसमें स्कूल गाइड करता है सारा का सारा। तो जैसे ही अब दूसरी चीज है कि देखिए, जब जैसे यूएसएमएलई के एग्जाम्स पास कर लेते हैं तो ओवरऑल पासिंग परसेंटेज जो है, जो अटेम्प्ट करते हैं बच्चे यूएसएमएलई का, वो है एवरेज है उसका 94%। बट पिछले 2 साल से इसका 100% रहा है, क्योंकि हमने उसका स्टैंडर्ड थोड़े से बढ़ा दिए हैं। जो पासिंग परसेंटेज है एनबीएमई में भी 70% ही होना चाहिए आपका, जो एक प्रोमेट्रिक सेंटर में लिया जाता है जहाँ पे कि यूएसएमएलई के एग्जाम लिए जाते हैं, उसमें भी आपका 70% ही होना चाहिए, जिससे कि आपकी जो प्रोबेबिलिटी है यूएसएमएलई एग्जाम करने की वो 99% है। अभी तक देखिए 100% है, बट आई वुड आल्सो टेक 1% जस्ट फॉर द सेक ऑफ टेकिंग इट। मैं आपको 100% उसके लिए नहीं बोलूंगा, बट हाँ, अभी तक 100% रहा है। जिन भी बच्चों ने 70% से ऊपर करे हैं एनबीएमई ने, और जब ये अपने यूएसएमएलई के जो स्टेप 1 और स्टेप 2 कर लेते हैं और अपना क्लिनिकल रोटेशंस कर लेते हैं यूएस में, तो इनकी डिग्री खत्म करने के बाद ये अपना रेजिडेंसी के लिए या स्पेशलाइजेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बहुत सारे हॉस्पिटल्स हैं यहाँ पे, लगभग 30,000 पोजीशंस हैं जिसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और जैसे मान लीजिए कि ये एक्सेप्ट होते हैं एज अ फैमिली फिजिशियन या साइकियाट्रिस्ट या जनरल सर्जरी में, ये कहीं भी एक्सेप्ट होते हैं। इनका जो मिनिमम स्टाइपेंड होता है फैमिली मेडिसिन का, मैं आपको बता रहा हूँ, तो वो होता है लगभग $50,000 और उसकी कोई फीस नहीं है। तो आप लगभग, जैसे टोटल फीस है 55,000 है, तो आपको लगभग पहले साल में ही आपका सारा रिकवर हो जाता है। और देखिए 55,000 जब मैं फीस आपको बोल रहा हूँ, तो ये फीस जो है 55,000 नहीं है। फीस जो इसकी है 88,000 है। ये इंडियन स्टूडेंट्स के लिए 55,000 है, क्योंकि
जो इसका मैनेजमेंट है वो एक प्रेसिडेंट जो है, जो इन्होंने सबसे पहले चलाया, वो एक IITian है। वो यहाँ के IIT रुड़की से उन्होंने किया, और आज से 35 साल पहले कोई अमेरिका में गए, 34 साल पहले अमेरिका में गए, उन्होंने वहां पे सेटल हुआ। और उसके बाद फिर उनके जो ब्रदर थे वो आर्मी में थे, यहाँ पे इंडियन आर्मी में डॉक्टर। तो वो चाहते थे कि वो कोई मेडिकल स्कूल चलाएं, क्योंकि यहाँ पे उन्होंने देखा है कि कितने सारे स्टूडेंट्स जो हैं, अच्छे स्टूडेंट्स हैं, वो नहीं जा पाते मेडिकल स्कूल्स में, चाहे उनके मार्क्स भी अच्छे हैं, रैंक्स हैं या डोनेशन है। आप सभी पता है कि हमारे को की क्या स्टोरी है वहाँ की। तो उसमें यहाँ पे इन्होंने मेडिकल स्कूल खोला, जिसमें कि जो सारा मेन फोकस था कि बच्चे यहाँ से अच्छे डॉक्टर्स बना के निकलने हैं। यहाँ पे ऐसा स्कूल नहीं बनाना कि जिसका कि नाम भी हो जाए और उसके बाद फिर नाम के इस पे पैसा लिया जाए कि भाई आप जो है अब यहाँ पे 1 करोड़ की फीस है और यहाँ पे 2 करोड़ की फीस है, क्योंकि इसका बहुत नाम हो गया है और अब हम पैसा ले सकते हैं। तो ऐसा नहीं है, बल्कि फीस कम ही कोशिश होती है कि कम से कम रखी जाए इंडियन बच्चों के लिए। तो बाकी आपका जो सवाल था उसका, राम जी, की MBBS के बाद क्या होता है PG के लिए। PG के लिए वहां पे अप्लाई करते हैं और बच्चे को उसमें स्टाइपेंड मिलता है पहले साल में, और उसके बाद में लगभग $50,000। और उसके बाद ये बढ़ता रहता है, हर 10 से 15% बढ़ता है अगले 2 सालों में। ये सिर्फ ट्रेनिंग के दौरान है, और जैसे इनकी ट्रेनिंग खत्म होती है, स्पेशलाइजेशन जो कह लेते हैं, जैसे कि फैमिली फिजिशियन की अगर 3 साल की है तो 3 साल खत्म होती है ट्रेनिंग। उसके बाद इनका मिनिमम पैकेज जो है लगभग $250,000 या फिर $3 लाख, जो कि लगभग 1.5 से 2 करोड़ के आसपास पैकेज होता है इनकी, वो लगती है जॉब। और उसके बाद और भी अगर ये देखना चाहते हैं पेशेंट्स, और भी काम करना चाहते हैं, तो ये और भी कमाते हैं। ललित सर, और एक सवाल लेता हूँ मैं स्टूडेंट की तरफ से। काफी सारा एक डर है मन में स्टूडेंट्स के कि क्योंकि चाइना में हम देख रहे हैं काफी सारा प्रॉब्लम है, स्पेशली फूड के बारे में। अगर हम किसी और यूनिवर्सिटी में जाते हैं तो इनिशियली तो इंडियन फूड 1-2-3 महीने मिल जाता है बच्चों को, बट बाद में फूड का बहुत दिक्कत होता है। ऐसे एक्सपीरियंसेस हमने देखे, बच्चों की तरफ से हमको सुनने को मिला है। तो SMU में क्या अरेंजमेंट है स्पेशली फॉर वेजिटेरियन स्टूडेंट्स जो प्योर वेजिटेरियन है? अच्छा सर, ऐसा है कि इसका जो अरेंजमेंट है, हमारे वहाँ पे 3 शेफ्स हैं जो कि कैंपस में ही रहते हैं, और वही जो है कैफेटेरिया चलाते हैं, और जिसमें कि डेली इंडियन मील्स बनते हैं, लंच में भी और डिनर में भी, जिसमें कि वेजिटेरियन भी होता है और नॉन वेजिटेरियन डेली नहीं होता। बट अगर 14 मील्स हैं अगर इसमें वीक में, तो उसमें जो 10 मील्स हैं उसमें वो नॉन वेजिटेरियन के भी होते हैं। वेजिटेरियन तो आपको हमेशा ही मिलता है। और जब हम वहां पर जाते हैं, चाहे यहाँ पे डीन है या प्रेसिडेंट्स हैं या कोई भी है, प्रोफेसर्स हैं, सब वही उसी किचन से ही खाते हैं। और वहाँ पे मेन्यू में जब भी चेंजेस करने होते हैं तो बच्चे वहाँ पे, एक स्टूडेंट गवर्नमेंट एसोसिएशन है जो कि स्टूडेंट बॉडी को रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर कोई भी ऐसे मील में प्रॉब्लम है कि उनको अच्छा नहीं लग रहा खाना, क्योंकि बहुत टाइम हो गया खाते खाते, तो वो आके वहाँ पे स्टूडेंट गवर्नमेंट से बात करते हैं, और उसके बाद प्रिपेयर करने के बाद कि भाई हमें मेन्यू में चेंजेस करने हैं, तो वो आके एडमिनिस्ट्रेशन से बात करते हैं और वो चेंजेस हो जाते हैं। इट्स वेरी सिंपल, ये बड़ा ऑनगोइंग प्रोसेस है। हमें पता है कि हर कोई भी बंदा जो है, देखिए डेली एक चीज, हर हफ्ते वही चीज नहीं खा सकता। तो अगर वो कहते हैं कि हमें चेंजेस चाहिए उसमें, तो वो चेंजेस भी हो जाते हैं। बहुत फ्लेक्सिबल है। Hello, sir. Hello. So there are 2 questions in chat box. I can ask you one by one. Hello, Lalit sir. Sure. I'm audible? Sure. Yes, sir, you are. Yes, sir. So one question is, how should we prepare for the MBBS practical? For MBS what? MBBS practical. Practical. How should we prepare for MBBS practical? Yes, right. Okay, I'm a little confused here because it's a very broad term. If you are a medical student, you go through several levels of practical training, starting from your first semester, which includes your anatomy dissection, and then you go for the histology lab, physiology lab,
microbiology lab, you go to hospitals for different several kinds of training. So I don't know if there's any specific questions you would like to ask about the practical training during the MBBS program. Okay, so next question is, there are other questions. Is there any exam after passing MBBS to give service in India? Well, you have to, okay, as I explained during my conversation when we talked about MCI screening test and what MCI accepts from which countries, I will reiterate that again. So if you want to come back to India after finishing your MBBS, yes, you will have to pass your MCI screening, but you do not have to worry about it because you will be prepared for it, and you just have to do a preparation for maybe 2-3 months, and then you'll be good. The second question is whether you need to do take your MCI screening if you do your residency or specialization in the US and then you want to come back to India. The answer is no. MCI recognizes PG from 5 countries: Australia, New Zealand, UK, US, and Canada. So if you have a PG or / specialization from one of these countries, and if you want to come back to India to practice, you don't have to pass MCI screening test. Yes, thank you so much. And my question will be, why should we choose USA for the base study? Well, let me ask you this. If you were to go to a doctor, would you go to a doctor who finished his MBBS from US or who finished his MBBS or MD from US? Right? जब भी हमारी कभी किसी की तबीयत खराब होती है, पेरेंट्स की, ऐसे कभी डॉक्टर को देखने जाता है, हम बोर्ड पे क्या देखते हैं कि जिसने इंडिया से किया है या जिसने यूके से या यूएस से एमबीबीएस या एमडी किया है. बड़ा बेसिक क्वेश्चन है, आई अंडरस्टैंड दैट. क्योंकि जो लेवल ऑफ ट्रेनिंग है इन द यूएस और इंडिया में है, हम इसको मैं कंपेयर नहीं करना चाहता, क्योंकि देखिए आफ्टर ऑल हूं तो मैं भी हिंदुस्तानी, बट मैं नहीं चाहूंगा कि हिंदुस्तान को कभी ये नीचा दिखाया जाए या फिर उसमें दिखाया जाए कि हमारे यहाँ पे वो फैसिलिटीज नहीं है. बट डेफिनेटली जो लेवल ऑफ ट्रेनिंग है, जिस वजह से अमेरिका का इतना नाम है और जहाँ पे इतनी टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस है, अभी इंडिया वहां पर नहीं आया है. तो उसके लिए जो है यहाँ पे जो रिसोर्सेज हैं, जो टेक्नोलॉजी हैं, जो टीचिंग मेथड्स हैं, वो अभी अमेरिका में नहीं आ पाए हैं, इंडिया में नहीं आ पाए हैं अनफॉर्चुनेटली. तो और दूसरी चीज ये है कि जिस तरीके से करिकुलम डिजाइन किया गया, हमारे यहाँ जो है अभी हिंदुस्तान में हम जो करिकुलम यूज कर रहे हैं वो कितने डेकेड से चला आ रहा है, जो अंग्रेज छोड़ के गए थे. और यहाँ पे जो है चेंजेस करिकुलम में हर साल चेंजेस होते हैं, हर 2 साल में आप कह लें कि चेंजेस होते हैं, जिसमें नई नई चीजें ऐड की जाती हैं. अभी वहां पे इंडिया में कितनी सारी चीजें जो है इतने ज्यादा रिफॉर्म्स नहीं हो पाए हैं उसमें, जस्ट बिकॉज ऑफ द सिस्टम. जो भी सिस्टम में खामियां हैं, जिस तरीके से प्रॉब्लम्स हैं, उसमें नहीं हो पाए हैं. एंड देन देयर इज really nothing we can do about it. But if you really compare the two systems, there is no comparison. Yes, sir. Thank you so much. Sure. So I think there is no more question. कोई किसी को कुछ पूछना है? कोई सवाल है किसी का? मुझे क्वेश्चन. Yes sir. जो अभी पहला अभी हाँ मुझे पूछना है एक क्वेश्चन. आवाज आ रहा है मुझे मेरा? जी बिल्कुल. मेरा आवाज आ रहा है? Yes sir. तो ये जो अभी पहले क्वेश्चन पूछा था ना, जो एमबीबीएस या एमडी करके इंडिया में अगर वापस आना है और यहाँ पीजी करना है इंडिया में, तो वो एमसीआई के एग्जाम देके उसको हमने एलिजिबल हो जाता है ना. तो उसमें एमसीआई के एग्जाम देने के बाद पासिंग परसेंटेज या उसका पासिंग परसेंटेज कितना रहता है जो बाहर से बच्चे आते हैं? स्क्रीनिंग टेस्ट है सर, उसमें 50% होता है जो पासिंग परसेंटेज. आपको 50% लाना होता है एमसीआई के स्क्रीनिंग टेस्ट में. 300 मार्क्स का आपका एग्जाम वो नहीं बता रहा हूँ, समझो. नहीं वो नहीं बता रहा हूँ मैं, वो नहीं पूछ रहा हूँ.
उसमें अगर समझो अब्रॉड से बाहर से एमडी करके बच्चे आते हैं और समझो 100 बच्चे आ गए और 100 ने एमसीआई का स्क्रीनिंग टेस्ट दिया, तो उसमें 100 में से कितने पास होते हैं? सर उसमें मेरे ख्याल से इसका ओवरऑल मेरे ख्याल से बहुत कम है, इसका मेरे ख्याल से 10% के आसपास ही होगा। मुझे पता नहीं रिसेंटली क्या है क्या नहीं है, बट क्योंकि देखिए बहुत सारे बच्चे जो हैं, पेरेंट्स जो हैं ये सोचते हैं कि बहुत एमबीबीएस जो है बहुत सस्ता कोर्स है, जहाँ पे हम देखता है हम जाते हैं बाजार में जाते हैं कि जहाँ पे सबसे सस्ती डिग्री मिलेगी हम बच्चे को वहां भेज देंगे। तो उसमें जो है पेरेंट्स जो है चाइना भेज देते हैं, रशिया भेज देते हैं, फिलीपींस भेज देते हैं, जबकि जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है वो नहीं होती है वहाँ पे। लैंग्वेज की प्रॉब्लम है, वहाँ पे फैसिलिटीज इतनी अच्छी नहीं है। तो जब पेरेंट्स जब ये देखते हैं तो ये नहीं सोचते। मैं बहुत आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है ये, कि क्योंकि बहुत सारे पेरेंट्स नहीं सोचते हैं ये बात। बच्चे कहते हैं कि भाई जिद करते हैं हमें बाहर एमबीबीएस पढ़ने जाना है, ये प्रॉब्लम आता है फिर। बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है। और एक इससे जुड़ा एक क्वेश्चन है मेरा। जी हाँ, इससे जुड़ा और एक क्वेश्चन है मेरा। अगर आपके थ्रू जो बच्चे अभी जाते हैं, और मैंने सुना भी है कि पहले जो 4-5 साल पहले जो क्राइटेरिया रहता था अब्रॉड जाने के लिए, जी, वो विदाउट नीट भी ओवरऑल एब्सॉर्ब हो जाते थे। लेकिन कुछ अभी कंट्री है उन्होंने जो आवाज नहीं आ रही आपकी। हेलो हेलो, हाँ डिस्कनेक्ट हुआ था। हाँ जी बोलिए सर। हाँ, जो पहले जो 4-5 साल पहले या 10 साल पहले जो पहले क्राइटेरिया रहता था, अब्रॉड जाते थे बच्चे और वहाँ एमबीबीएस एमडी जो भी है डिग्री, मेडिकल की मेडिसिन की डिग्री करते थे, है ना जी। और वहाँ इंडिया के थ्रू कोई क्राइटेरिया नहीं रहता था। लेकिन अभी ऐसा सुन रहा हूँ कि नीट कंपलसरी है अब्रॉड जाने के लिए। नीट का पासिंग आउट जरूरी है अब्रॉड जाने के लिए। नीट का बेसिक क्राइटेरिया रहता है ना, ये बराबर है ना? जी। तो और इससे जुड़ा एक मेरा दूसरा सवाल है कि आपके थ्रू जो आपके ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू जो बच्चे जाते हैं, अभी फिलहाल में अभी 4-5 साल 2-3 साल के लेटेस्ट इधर के, तो उसमें जो बच्चे जाते हैं और उसमें जो वापस आते हैं, उसमें से वो ओवरऑल तो आप बोले 10% पास आउट है, जो बाहर से अब्रॉड से बच्चे इंडिया में आते हैं और एमसीआई का स्क्रीनिंग टेस्ट में 10% पास आउट हो जाते हैं और उनको रजिस्ट्रेशन मिल जाता है ना। लेकिन ये पर्टिकुलरली आपके ऑर्गेनाइजेशन थ्रू जो जितने बच्चे जाते हैं, समझो 10 बच्चे गए हैं और वो 10 भी इधर वापस आना चाहते हैं, तो उसमें से 10 में से कितने पास हो सकते? सर मैंने आपको बताया ना कि जितने बच्चे भी हमारे पास अभी इंडिया आए हैं उसमें 100% बच्चों ने एमसीआई का एग्जाम पास किया है। हाँ, आपके ऑर्गेनाइजेशन थ्रू का। बाकी जनरल का वो 10% आपने जो बताया ना, हाँ, वो ओवरऑल जो बच्चे पढ़ने को जाते हैं इरिस्पेक्टिव ऑफ योर ऑर्गेनाइजेशन, अदर ऑर्गेनाइजेशन भी डायरेक्ट जाते होंगे। सर एक सेकंड में थोड़ा इंटरप्ट करूंगा आपको एमसीआई के स्क्रीनिंग टेस्ट का। हाँ, हेलो हाँ, बोलिए सर जी, आपका नाम बोलिए। सर आपका नाम? मैं डॉक्टर अनिल कोल्ले। यस सर। डॉक्टर साहब ये देखिए, थोड़ा सा इसमें थोड़ा एक कंफ्यूजन वाली बात हो जाती है कि ऑर्गेनाइजेशन जो है इट इज इंटर एडवाइस एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड एंड वी आर टॉकिंग अबाउट द सेंट मार्टिनस यूनिवर्सिटी। अभी हम ये बात कर रहे हैं कि सेंट मार्टिनस यूनिवर्सिटी से जितने भी बच्चे आते हैं जो एमबीबीएस पास करके, ओके, उनका जो एमसीआई स्क्रीनिंग टेस्ट का परसेंटेज है, सक्सेस रेट, दैट इज 100%। ठीक है, हम ये नहीं बोल रहे कि हमारे इंटर एडवाइस से जो फिलीपीन जा रहे हैं या तो जॉर्जिया जा रहे हैं और कुरासाओ जा रहे हैं उनका 10% है, ये हम नहीं बोल रहे। हम ये बोल रहे हैं सेंट मार्टिनस से जितने भी बच्चे एमबीबीएस करते हैं, एमडी प्रोग्राम करते हैं, उनका सक्सेस रेट 100% है। और इसके लिए हमने ये 100% क्यों है, क्योंकि हमारी जो सेंट मार्टिनस यूनिवर्सिटी में पासिंग जो परसेंटेज है दैट इज 70%। तो बच्चे को 70% लगते हैं पास करने के लिए। अगर 69 मिलते तो फेल हो जाता है। सो यहाँ पे जो एमसीआई का स्क्रीनिंग टेस्ट है वो पास करने के लिए उसको 50% ही स्कोर करना है।
ठीक है। सो दैट्स द रीजन हमारे बच्चों को जो है स्कोरिंग 50% इजीली मिल जाता है, and that's the reason 100% student from St. Martinus University, those are giving MCI screening test, they success 100%, their success rate is 100%. 100%। हाँ, और दूसरा आपका लास्ट क्वेश्चन मेरा, लास्ट क्वेश्चन। हाँ, ये जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन है, मुझे पता नहीं आप कुरासा यूनिवर्सिटी से है या कहाँ से, लेकिन जो अपने यहाँ की जो मैडम है, क्या नाम है, जायसवाल मैडम ने हमको बताया था कि ये जो बड़ी हमारी एक कंपनी है और वहाँ से बहुत सारे यूनिवर्सिटी को बच्चे भेजते हैं। आप अपना डिस्कशन तो 2 ही यूनिवर्सिटी का हुआ ना, बीबीएस का और यहाँ का कुरासा, है ना? तो अभी और कितने यूनिवर्सिटी का आप भेज सकते हैं, कितना है टोटल आपके थ्रू, ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू? यस सर, इसके बारे में आप है ना हमारे अकोला में जो राम पांडे सर है उनसे भी बात कर लीजिए। और यूनिवर्सिटीज बहुत सारी है। अभी यहाँ पे हमारे साथ जो है ललित अरोरा जी जुड़े हुए हैं जो कि सेंट मार्टिनस यूनिवर्सिटी से है। ये सेंट मार्टिनस, हाँ, तो अभी हमारा जो डिस्कशन चल रहा है इट इज रिगार्डिंग सेंट मार्टिनस यूनिवर्सिटी। ओके ओके, यस सर। आप सेंट मार्टिनस यूनिवर्सिटी रिलेटेड आपका एक और भी सवाल था कि जो अभी पहले नीट जो लगता नहीं था और अभी नीट कंपलसरी है, लेकिन सेंट मार्टिनस यूनिवर्सिटी इज एक्सेप्टिंग स्टूडेंट इवन दे आर नॉट राइटिंग नीट टेस्ट। ठीक है, ओके ओके। हाँ, ये इसके लिए है क्योंकि बाकी जो कंट्रीज है वहां पे एक ही ऑप्शन बचता है कि दे नीड टू कम बैक टू इंडिया। वहां पे पीजी का ऑप्शंस नहीं होता है and they need to write MCI, ठीक है, and after MBBS they need to means like write MCI screening test and practice back in India। हमारे पास सेकंड ऑप्शन जो है स्टूडेंट यूएस में प्रैक्टिस कर सकते हैं और हमारा जो हॉस्पिटल है टीचिंग हॉस्पिटल, ये ऑप्शन है, हाँ बराबर है, जनरल हॉस्पिटल दैट इज इन यूएसए, अमेरिका में है। तो हमारे जितने भी बच्चे कुरासाओ में सेंट मार्टिनस यूनिवर्सिटी में वो क्लिनिकल रोटेशन के लिए जाएंगे पॉन्टेक जनरल हॉस्पिटल यूएस में और वहां पे उनका रेसिडेंसी हो जाएगा। अभी दूसरी बात आपने ये रेसिडेंशियल, और रेसिडेंशियल 100% रेसिडेंशियल हो जाता है क्या उनका बच्चों का? यस सर, बच्चे अगर पढ़ते हैं तो रेसिडेंसी हो जाता है। रेसिडेंसी के लिए कुछ क्राइटेरिया होता है, यूएसएमएलई स्टेप 1 करना पड़ता है, वो तो स्टेप 2 स्टेप 2 करना पड़ता है। हाँ, वो तो पता है जी, उसका प्रिपरेशन सारा हमारे हॉस्पिटल में हो जाता है और उसके बाद 100% बच्चों को रेसिडेंसी मिल जाती है। ठीक है, इट डिपेंड्स ऑन द स्कोर ऑफ स्टूडेंट। ठीक है, और वहां पे जब रेसिडेंसी मिलती है दैट इज द पीजी। और वो जो पीजी आप बोल रहे कि इंडिया में आके बच्चे करते हैं तो उनको पैसे भी देने हैं और ये सब जो टेस्ट है क्वालिफाइंग टेस्ट वो भी देना है। वहां पे वो सब हर्डल नहीं है, उल्टा बच्चों को फीस नहीं पे करना है। बच्चों को यहाँ पे स्टाइपेंड मिल रहा है, मिनिमम $50,000 पर ईयर ये स्टाइपेंड मिल जाता है। हाँ, तो ये टोटल टेन्योर रहता है 7 साल का, है ना, रेसिडेंसी कंप्लीट होने तक? यस सर, इसमें 4.5 साल हमारा जो एमडी का प्रोग्राम है वो होता है और रेसिडेंसी क्राइटेरिया है जैसे कि जनरल मेडिसिन है, फैमिली मेडिसिन, 3 इयर्स, जनरल मेडिसिन वो 3 इयर्स है। और बाकी अगर वो स्पेशलाइजेशन करना चाहते हैं जैसे कार्डियक के ले जाना है, न्यूरो के लिए जाना है, तो उनका ड्यूरेशन अकॉर्डिंगली बढ़ जाता है। दूसरी बात यह है जब यूएसए 3 बच्चा कर लेता है तो उसको सर एमसीआई की स्क्रीनिंग टेस्ट देने की जरूरत नहीं होती है। WHO ऑर्गेनाइजेशन मिल जाता है, ही कैन प्रैक्टिस बैक इन इंडिया विदाउट राइटिंग एमसीआई। ठीक है, वैसे वो यूके में भी कर सकते हैं, हॉलैंड में भी कर सकते हैं, न्यूजीलैंड में भी कर सकते हैं, यूके में भी कर सकते हैं। ओके, ठीक है, ओके, थैंक यू वेलकम सर। ललित सर, एक सवाल स्टूडेंट की तरफ से और मैं ले रहा हूँ। अभी सभी कोरोना की वजह से सब लोग काफी प्रॉब्लम में हैं और जो बच्चे अभी सितंबर में एडमिशन लेना चाहते हैं और अगर कोरोना का प्रॉब्लम ऐसे ही रहता है तो यूनिवर्सिटी की तरफ से क्या अरेंजमेंट्स हो रहा है? मतलब वो अगर आ नहीं पा रहे तो फिर आगे हम कैसा बढ़ पाएंगे? सर देखिए कि है, क्या सिचुएशन है कुरासाओ में अभी? देखिए, कुरासाओ जो है मेरे ख्याल से वहाँ पे कुरासाओ की जो सिचुएशन है वो उसमें कोरोना वायरस से इतनी ज्यादा इफेक्टेड नहीं है। वहाँ पे सिर्फ 16 केसेस ही सामने आए हैं और वो सारी लगभग मेरे ख्याल से लॉकडाउन वगैरह उनका खुल रहा है मंडे से, तो वहाँ पे इतना ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ा है कोरोना वायरस की वजह से।
दूसरी चीज ये है कि बच्चों को उससे कोई फर्क ना पड़े, उसके लिए सारी क्लासेस जो है वो ऑनलाइन हो रही हैं, और जो बच्चे यहाँ पे रोटेशंस कर रहे थे अमेरिका में, वो यहाँ पे अमेरिका में रोटेशंस कर रहे हैं, और धीरे धीरे हम उनके लिए स्पॉट्स भी खोल रहे हैं। पहले जैसे जो बच्चे करना चाहते थे उसमें इमरजेंसी में करना चाहते थे या कोविड यूनिट में करना चाहते थे, तो वो लोग तो कर ही रहे थे। अब जो है यहाँ पे अर्जेंट केयर का है, इंटरनल मेडिसिन का है, साइकियाट्री का है, वो वाले स्पॉट्स भी खुल रहे हैं, तो धीरे धीरे चीजें खुलने लगी हैं। देखिए मान लीजिए कि अगर सितंबर तक लगता है कि इंटरनेशनल ट्रैवल जो है उसमें थोड़ा टाइम लगता है, तो उस केस में जो है हमने ऑनलाइन क्लासेस तो ऑलरेडी कर ही रहे हैं, ऑनलाइन क्लासेस उनको बच्चे को मिलेगी, और उसके बाद जैसे ही ये रिस्ट्रिक्शन थोड़ी सी खुलने लगती हैं, अब अमेरिका ये सारे कुरासाव का जो है खुल गया, तो हम एटलीस्ट लैंडिंग परमिट्स वगैरह अप्लाई करना शुरू कर सकते हैं और अपना वीजाज वगैरह का काम शुरू कर सकते हैं, तो उसमें कोई खास प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो वी कैन बी प्रिपेयर्ड फॉर आवर स्टूडेंट्स की जब भी उनको वहां पे हो, तो वहां पे दे कैन जस्ट फ्लाई डाउन टू द कैंपस। ओके, थैंक यू ललित सर, थैंक यू। नो प्रॉब्लम सर। अभी जो एग्जिस्टिंग स्टूडेंट है उनके भी आई थिंक ऑनलाइन क्लासेस चल रहे हैं। यस सर, एग्जिस्टिंग स्टूडेंट के ऑनलाइन क्लासेस चल रहे हैं, और जो नए एडमिशन होंगे अगर उनको इंटरनेशनल बॉर्डर्स ओपन नहीं होती है तब तक वी कैन कंप्लीट द एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क एज वेल एज एकेडमिक वर्क वी कैन स्टार्ट ऑनलाइन। ऑनलाइन लेक्चर्स उनके चालू रहेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, तो उनका जो टाइम है वो खराब नहीं होगा, एंड स्टूडेंट कैन गो एंड ज्वाइन एंड दे विल बी एबल टू कंप्लीट देयर प्रोग्राम इन डिसाइडेड टाइम फ्रेम। तो उसमें कुछ उनका एक्सटेंशन नहीं होने वाला है। ऑलराइट, राइट, बिल्कुल सर। सर आप वीजा प्रोसेस देखिए, अभी जैसे कंट्री खुल जाएगी तो वीजा वगैरह का काम तो शुरू हो जाएगा अभी, लैंडिंग परमिट वगैरह का, और क्लासेस ऑनलाइन हो रही हैं, तो बच्चों का कोई उसमें टाइम नुकसान नहीं होगा। तो आई थिंक वी आर रियली वेल प्रिपेयर्ड फॉर even right now, and if something arises in September, so we're prepared for that. Okay, fine. I think there is no any question now. Yeah, okay, please go ahead with the vote of thanks and then we'll finish the meeting. Yes, sure, sir. Good evening to all. I deem to a great honor and a privilege to propose this vote of thanks for this web video conference. First and foremost, on behalf of InterAdvice Education Private Limited, I would like to thank our special guest, Mr. Amrita, your voice is not audible. Hello. Hello. Yes, continue. Yes, sir. We are grateful to all the participants for attending this video conference. Thanks for all who participated and helped to make it a success.